नमस्कार दोस्तों, एजे प्रोडक्शन है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिस्ट्री सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आज चौथा टेस्ट जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पर टाइपिस्ट ने सिर्फ प्राचीन भारतीय इतिहास लिख दिया। इसके अंदर टॉपिक है भारतीय संस्कृति का बाह्य विस्तार। इसके अलावा मौर्योत्तर युग में अर्थव्यवस्था व समाज और दक्कन भारत के राजवंश संगम काल, चोल, चालुक्य, चेर, पल्लव, ये जो भी दक्कन भारत के राजवंश थे इनसे संबंधित आज का टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर 100 प्रश्न होंगे। तो करते हैं हम फिर आज के इस क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि संगम काल से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। संगम काल से संबंधित सत्य कथनों का जो चयन करना है, सबसे पहला कि संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तिरुनाबुक्करसु अपार ने किया था। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो तिरुनाबुक्करसु यानी कि अपार ने किया था, यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि तीनों संगम का सर्वप्रथम उल्लेख अग्गपोरुल के साहित्य में मिलता है। तीनों संगमों का सर्वप्रथम जो उल्लेख है यह अग्गपोरुल के साहित्य में मिलता है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि दक्षिणी भारत के संगमकालीन राजवंशों को चंपक लक्ष्मी ने जनजातीय कुलीन तंत्र तथा संभाव्य राजतंत्रों का युग कहा था, यह बात भी सत्य है। चौथा कि कृष्णा व कावेरी के मध्य प्रदेश को तमिलकम कहा जाता है। तो तमिलकम जो प्रदेश है यह कृष्णा और कावेरी के मध्य नहीं बल्कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य के प्रदेश को जो तमिलकम कहा जाता है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सत्य कथन पूछें तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। कृष्णा व तुंगभद्रा के मध्य प्रदेश को तमिलकम कहा जाता है। पेरिप्लस टोल्मी ने दक्षिणी क्षेत्र में डेमेरिका या लिमुरी के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। एक तरफ रचनाकारों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी रचनाएं दे रखी है जो हमें सुमेलित करनी है। सबसे पहला नाम आता है नकीरर। नकीरर की जो रचना है, नकीरर की इसमें रचना है नेडुनल वाडे। नेडुनल वाडे ये जो नकीरर की रचना है। दूसरे नंबर पर है रुद्रन कनार। रुद्रन कनार है जो रुद्र कनार की जो रचना है, यह रचना है पटिन पाले। पटिन पाले जो रुद्र कनार की रचना है। तीसरे नंबर पर है भांगुदी मरुदनार। भांगुदी मरुदनार की जो रचना है, यह रचना है मदुरई कांची। और चौथे नंबर पर है कपिलार। कपिलार की रचना है परनार। तो इसमें 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नकीरर तृतीय संगम सभा का अध्यक्ष था। उसकी रचना नेडुनल वार्डे में पांड्य शासक नेडुल जेलियन व उसकी रानी का वर्णन है। अन्य रचना मरुगुरुपाद्य है। पटिन पाले रुद्र कनार द्वारा रचित है। यह चोल राजधानी पुहार कावेरीपट्टनम पर रचित एक जीवंत एवं लंबी कविता है। मदुरई काची भांगुदी मरुदनार द्वारा रचित है। इसमें नेडुन जेलियल के शासन का वर्णन है। कपिलार ने परनार कलित होके कुरिंजु पातु नामक ग्रंथों की रचना की है। परनार में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला है कि पद्रितु पतु नामक ग्रंथ में चेर राज्य में प्रचलित कलश समाधानों का उल्लेख मिलता है, तो यह बात सही है। दूसरा, जीवक चिंतामणि को विवाह की किताब कहा गया। जीवक चिंतामणि को विवाह की किताब का यह बात भी सत्य है। तीसरा कि मणिमेखली में उत्तर भारतीय जनपद मगध, अवंती व वत्स का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर भारत के जो जनपद है मगध, अवंती, वत्स, इनका उल्लेख मणिमेखले में नहीं मिलता बल्कि इनका उल्लेख मिलता है शिल्पदिकारम में। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि सेन गुटवन में पत्नी पूजा या कनंगी पूजा का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। सेन गुटवन में पत्नी पूजा या कनंगी पूजा का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन बताने 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। शिल्पदिकारम ग्रंथ में कनंगी पूजा व उत्तरी भारतीय जनपद मगध, अवंती व वत्स का उल्लेख मिलता है। मेखले जो ग्रंथ की रचना शीतले सतनार के द्वारा की गई थी, वहीं शिल्पदिकारम ग्रंथ की रचना जो इलंगो आदिगल ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन 5 प्रमुख महाकाव्यों में सम्मिलित नहीं है। संगमकालीन प्रमुख जो 5 महाकाव्य है उनमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो शिल्पदीकारम तो उसमें सम्मिलित है। इसके अलावा वल्यति वल्यति भी इन 5 महाकाव्यों में सम्मिलित है। तोलकाप्पियम इसका अंग नहीं है और कुंडलकेशी भी इन 5 संगमकालीन महाकाव्यों में सम्मिलित है। तो तोलकाप्पियम इसका अंग नहीं है। संगमकालीन 5 महाकाव्य कौन कौन से हैं? शिल्पदीकारम, मणिमेखली, जीवक चिंतामणि, वल्यपति और कुंडलकेशी। तोलकाप्पियर जो द्वितीय संगमकालीन उपलब्ध एकमात्र ग्रंथ है जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखे हैं और सामने उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहली रचना है शिल्पदीकारम। शिल्पदीकारम की जो रचना की थी यह की थी इलंगो आदिकल ने। दूसरे नंबर पर है मणिमेखले। मणिमेखले की रचना शीतले सतनार के द्वारा की गई। तीसरे नंबर पर है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुंदक देवर के द्वारा की गई। और चौथे नंबर पर है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना की थी तोलकाप्पियर के द्वारा। तो 1 में 4, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 3। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। शिल्पाधिकारम के रचयिता इलंगो आदिगल है। यह जैन धर्म से प्रभावित रचना है। मणिमेखले के रचयिता शीतले सतनार है। यह बौद्ध धर्म से प्रभावित है। जीवक चिंतामणि के रचयिता तिरुतक देवर है। इसमें एक आदर्श नायक जो युद्ध व शांति दोनों कलाओं में निपुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों का चयन कीजिए। इनमें से सत्य कथन बताने हैं। तो पहला है कि तमिल साहित्य एक विद्या कोवे है। तमिल साहित्य की एक विद्या कोवे है, तो यह बात सही है। दूसरा, तोलकाप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीन प्राचीन ग्रंथ है। तोलकाप्पियम जो द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ है, यह बात भी सत्य है। तीसरा, अक्कम युद्ध पराक्रम संबंध व पूर्व प्रणय काव्य संगम साहित्य की विषय वस्तु है। अक्कम युद्ध पराक्रम संबंध, अक्कम युग अक्कम अक्कम है जो युद्ध पराक्रम संबंध व पूरम है जो प्रणय काव्य है संगम साहित्य की विषय वस्तु है। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि अक्कम है जो ये अक्कम है जो प्रणय काव्य है और पूरम है जो पराक्रम संबंध है। इसमें यहाँ उल्टा दे रखा है, इसलिए 3 नंबर इसका गलत होगा। चौथा है कि तिरुकुल्लर का विषय है धर्म अर्थ और काम। तिरुकुल्लर का विषय धर्म अर्थ और काम है, यह बात है जो सही है। तो इसमें सही कथन बताने 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 2 नंबर ऑप्शन। संगम साहित्य की 2 प्रमुख विशेषता है, अक्कम अहुम या आगम, यह प्रणय काव्य है। और दूसरा पूरम। पूरम है जो शासकों की युद्ध पराक्रम संबंधी प्रशस्तियां हैं। पूरम काव्य को A.K. रामानुजन ने जन काव्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें पहला कथन है कि अडिग ईमान को दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अडिग ईमान को जो दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, यह बात सत्य है। दूसरा, संगम युगीन चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक साक्ष्य इलन जैतचेनी था। संगम युगीन चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक साक्ष्य इलन जैतचेनी था, यह बात भी सत्य है। नेडियोन ने सर्वप्रथम समुद्र पूजा करवाई। नेडियोन ने सर्वप्रथम समुद्र पूजा करवाई, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि नेडुन जेलियन तलयालंगम में के युद्ध में चोल व चेर शासकों चोल युद्ध में चोल व चेर शासकों से पराजित हुआ। चोल व चेर शासकों से पराजित हुआ था नलियान नेडुलम। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि यह इनसे पराजित हुआ नहीं था बल्कि इनको पराजित किया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। इसमें असत्य कथन पूछा है तो 4 नंबर ऑप्शन है इसका असत्य होगा। नेडुन जेल ने तलैया लंगानम के युद्ध में चोल चेर व अन्य 5 शासकों को पराजित किया। अंतिम चेर शासक सेइये को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया और अपनी विजय के कारण उसने तलैयालंगन तुच्चेवरुन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर संगमकालीन समाज के जो 4 भाग थे, 4 जो वर्ग थे समाजों के, उनके नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले है अरसर। अरसर किसे कहा गया? तो अरसर कहा गया था क्षत्रियों को। दूसरे नंबर पर है अंडनार। अंडनार किसे कहा था? तो अंडनार कहा था ब्राह्मणों को। तीसरे नंबर पर है वेनिनगर। वेनिगर है जो वणिकों को और वेलाल है जो किसानों को कहा गया। तो 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2 3 नंबर ऑप्शन। संगमकालीन समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, अंडनार या सूडुम,
ब्राह्मणों को। अरसर शासक वर्ग था। वेनिगर या वेश्यार यह वणिक वर्ग था। वल्लार या वेलार ये किसान वर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ भूमियों के प्रकार दे रखे हैं जिन्हें संगम काल में क्या नाम दिया जाता था। तो सबसे पहला कुरिंजी। कुरिंजी भूमि कौन सी होती थी? तो कुरिंजी भूमि कहा गया था पर्वतीय भूमि को। पर्वतीय भूमि को कुरिंजी भूमि कहा गया। दूसरे नंबर पर है पलाई। पलाई भूमि कौन सी थी? तो पलाई भूमि कहा गया रेतीली भूमि को। तीसरे नंबर पर है नेतल। नेतल कहा था समुद्र तटीय भूमि को। चौथे नंबर पर है मूल्य। मूल्य जो चारागाह भूमि को। और मरुडम, मरुडम है जो उपजाऊ भूमि को कहा गया। तो 5, 4, 1, 2 और 3, 5, 4, 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। कर्म शब्द, उसके पश्चात उसके क्षेत्र, निवासी, देवता और भावनात्मक अभिव्यक्ति। कुरिंजी, कुरिंजी है जो पर्वतीय भूमि होती थी। ये इनका क्षेत्र क्या था? कुरवास क्षेत्र में थी। यहाँ के निवासी मोरुगन थे। निवासी देवता जो मोरुगन थे और यह प्रेमी युगल का मिलन माना जाता है। पलाई, पलाई जो रेतीली भूमि होती थी। मोरावर या मलवर यह जो क्षेत्र में था। और कोरावई, कोरावई यहाँ के प्रमुख देवता या देवी थी जो दुर्गा का रूप थी। तीसरा मुलाई, मुलाई जो चारागाह भूमि थी यह अवार क्षेत्र में थी। मेयन यहाँ के प्रमुख देवता थे। मेयन यानी विष्णु को कहा गया। मिलन की आरजू व इंतजार का प्रतीक थी। चौथे नंबर पर है मरुडुम। मरुडुम जो उपजाऊ भूमि थी वेलारस क्षेत्र में थी। इंद्र यहाँ के प्रमुख देवता थे। नेतल जो समुद्र तटीय भूमि थी। मिनिवार, मिनिवार क्षेत्र में थी। और वरुण यहाँ के प्रमुख देवता थे। यह आस्था का प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाभ्रह विद्रोह से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। कालाभ्रह विद्रोह से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो सबसे पहला के यह विद्रोह 6ठी शताब्दी में दक्षिण में हुआ था। तो कालाभ्रह विद्रोह जो 6ठी शताब्दी में दक्षिण में हुआ, यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कि कालाभ्रों ने चेर, चोल व पांड्यों को बंदी बना लिया था। कालाभ्रों ने जो चेर, चोल व पांड्यों को बंदी बना लिया, यह बात भी सत्य है। तीसरा, कालाभ्रह जैन धर्म के अनुयायी थे क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो ये जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे बल्कि ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी और इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, ना कि जैन धर्म को। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि इस विद्रोह का दमन पांड्यों, पल्लवों व वातापी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयास से हुआ था। तो यह बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन बताना था। असत्य कथन इसमें 3 नंबर। कालाभ्रह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। यह विद्रोह 6ठी शताब्दी में दक्षिणी भारत में हुआ था। इन्होंने चेर, चोल, पांड्यों को बंदी बना लिया। इनका दमन पांड्यों, पल्लवों व वातापी के संयुक्त प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध देवताओं या देवियों के नाम दे रखे हैं। तो यह इनका कौन से किस प्रकार के देवी थे, किस प्रकार के देवता थे। तो सबसे पहले आते हैं मरियम्मा। मरियम्मा जो चेचक की देवी थी। दूसरे नंबर पर है येलम्मा। येलम्मा जो है यह सीमा की देवी थी। तीसरे नंबर पर है कौरल्य। कौरल्य है जो विजय की देवी थी। और चौथे नंबर पर है वेलन। वेलन है जो यह मुरुगन देवता थे। वेलन मुरुगन देवता थे। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 1, 4 नंबर ऑप्शन। मरियम्मा, मरियम्मा जो परशुराम की माता, चेचक यानी कि शीतला की देवी थी। इसमें इसे बलि में बकरे तथा मुर्गे की बलि पसंद थी। येलम्मा सीमा की देवी थी। इसे बलि में भैंस बलि प्रसिद्ध थी। कौरल्य विजय की देवी थी। तुरुवस, सरस्वती, मीनाक्षी भी प्रसिद्ध देवियां थी। वेलन मुरुगन देवता को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर चालुक्यों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दे रखे हैं और सिद्धांत देने वाले सिद्धांतकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि मध्य एशिया की चंप जाति से जो चालुक्यों का उत्पन्न हुआ है। तो मध्य एशिया की चंप जाति, मध्य एशिया की चंप जाति बताई थी, यह बताई थी विंसेंट स्मिथ ने। तो 1 में 4 नंबर होगा। दूसरे नंबर पर है डॉक्टर भंडारकर। तो डॉक्टर भंडारकर ने कहा था कि विदेशी गुर्जरों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर ने चालुक्यों की उत्पत्ति बताई थी, विदेशी गुर्जरों से जो चालुक्यों की उत्पत्ति बताई थी। तो 2 में 3 नंबर होगा। 1 में 4 नंबर होगा। तीसरे नंबर पर हवेनसांग। हवेनसांग ने क्या कहा था? हवेनसांग ने कहा था कि चालुक्य क्षत्रिय थे।
ह्वेनसांग ने चालुक्यों को क्षत्रिय बताया। चौथे नंबर पर है डीसी सरकार। डीसी सरकार ने जो चालुक्यों को कन्नड़ कुल से उत्पन्न बताया था, कन्नड़ कुल से उत्पन्न, एक नंबर डीसी ने चालुक्यों को कन्नड़ कुल से उत्पन्न बताया था। और चौथे नंबर पर है, 5 नंबर पर है वादामी लेख। वादामी लेखों के अंदर है जो चालुक्यों को, वादामी लेखों में चालुक्यों को मानव गोत्रीय तथा हारिति की संतान का था, मानव गोत्रीय तथा हारिति की संतान बताया था बादामी लेख में। तो ई में होगा 2 नंबर। तो 4, 3, 5, 1 और 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। राय चौधरी ने वृत्त संहिता में उल्लेखित सुलिक से चालुक्यों की उत्पत्ति बताई। विहलन के विक्रमार्कदेव चरित के अनुसार ब्रह्मा के चुल्लुक से चालुक्यों की उत्पत्ति हुई। अभिलेख में इन्हें चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को अलग कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है। सबसे पहला कि चालुक्य, बादामी के चालुक्य कदम वंश के शासकों के अधीनस्थ शासन करते थे। तो बादामी के जो चालुक्य यह पहले कदम वंश के शासकों के अधीनस्थ शासन करते थे, यह बात सही है। दूसरा, पुलकेशिन प्रथम ने कदम्बों की अधीनता से स्वतंत्र होकर शासन किया। पुलकेशिन प्रथम ने कदम्बों की अधीनता से स्वतंत्र होकर शासन किया, यह बात भी सत्य है। तीसरा, कीर्तिवर्मन ने हिरण्यगर्भ, अग्नि, अष्टोम तथा वाजपेयी यज्ञ किए थे। तो ये जो यज्ञ किए थे हिरण्यगर्भ, अग्नि, अष्टोम और वाजपेयी यज्ञ, या कीर्तिवर्मन ने नहीं बल्कि ये किए थे पुलकेशिन प्रथम ने जो ये यज्ञ किए थे। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। चौथा है कि बादामी अभिलेख शक संवत के प्रयोग के साथ कन्नड़ भाषा का पहला अभिलेख है। बादामी अभिलेख जो शक संवत के प्रयोग के साथ कन्नड़ भाषा का पहला अभिलेख है, यह बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन बताना है, असत्य कथन इसमें है 3 नंबर। पुलकेशिन प्रथम को उसके पुत्र कीर्तिवर्मन के अभिलेख में उसे हिरण्यगर्भ, अग्नि, अष्टोम तथा वाजपेयी यज्ञ सहित बड़ी संख्या में यज्ञों का अनुष्ठान किया, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इसमें श्री पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, सत्याश्रय तथा रण विक्रम की उपाधि धारण की थी। बादामी अभिलेख में इसे वल्लभेश्वर नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से जो सत्य कथनों का चयन कीजिए। सबसे पहला कि कीर्तिवर्मन ने पुरुरुण पराक्रम की उपाधि ग्रहण की। कीर्तिवर्मन ने पुरुरुण पराक्रम की उपाधि धारण की, यह बात सही है। दूसरा कि एहोल अभिलेख में महाभारत की युद्ध की घटना से काल गणना का उल्लेख मिलता है। एहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की घटना से काल गणना का उल्लेख मिलता है, यह बात भी सत्य है। तीसरा, एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को पूर्व तथा पश्चिम समुद्र का अधिपति कहा गया। तो पूर्व तथा पश्चिम का जो अधिपति कहा गया था एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को, एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय नाम मिलता है। पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के अधिपति जैसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। चौथा, एहोल अभिलेख कालिदास का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख के साक्ष्य है। एहोल अभिलेख जो कालिदास का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख के साक्ष्य है, यह बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन बताने 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। एहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय कहा गया। इसके 37वें पद्य में रवि कीर्ति जो रचयिता की तुलना भारवी व कालिदास से की गई। इसका प्रथम प्रकाशन जॉन फ्लिट द्वारा तथा किलहॉर्न महोदय द्वारा इसको अनुदित किया गया। यह अभिलेख भगवान जिनेंद्र की स्तुति से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी उपाधियां दे रखी है। तो ये हमें सुमेलित करना है कि कौन सी उपाधि है जो किस शासक की है। सबसे पहले नंबर पर है नरसिंहवर्मन। नरसिंहवर्मन की उपाधि है वातापी कोंड। नरसिंहवर्मन की उपाधि है वातापी कोंड। पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि है दक्षिणापथेश्वर। विक्रमादित्य फर्स्ट की उपाधि है राजमल और विजयादित्य की उपाधि है समस्त भुवनाश्रय। तो 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नरसिंहवर्मन प्रथम ने परियल, मणिमंगल तथा सूरमाल के युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम को परास्त कर राजमल की उपाधि की ली। विजयादित्य ने समस्त भुवनाश्रय की उपाधि ली। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर
दक्षिणापथेश्वर सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर चालुक्य शासकों के नाम दे रखे हैं, इनको क्रम वाइज सेट करना है। तो इसमें सबसे जो पहले नंबर पर आएंगे वो आएंगे विक्रमादित्य फर्स्ट। विक्रमादित्य फर्स्ट जो 655 ईस्वी में शासक बने थे। विक्रमादित्य के पश्चात विनयादित्य, विनयादित्य के पश्चात विजयादित्य, विजयादित्य के पश्चात जो शासक बनते हैं वो बनते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय, जिसका इसमें नाम नहीं है। और उसके पश्चात जो शासक बनेंगे वो बनेंगे कीर्तिवर्मन, जो 745 से 757 तक रहे थे। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। चालुक्य वातापी या वादामी के चालुक्य के नरेशों का क्रम, सबसे पहले पुलकेशिन प्रथम, उसके पश्चात कीर्तिवर्मन जो 567 से 98 तक रहते हैं, उसके पश्चात मंगलेश, मंगलेश के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय, फिर विक्रमादित्य फर्स्ट जो 655 से 681 तक रहे, उसके पश्चात विनयादित्य, विनयादित्य जो 681 से 696 तक शासक रहे, फिर विजयादित्य जो 696 से 733 तक रहे, विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 47 तक, कीर्तिवर्मन द्वितीय जो 745 से 757 तक शासक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं और सामने मंदिरों के निर्माण करवाने वाले शासकों के नाम दे रखे हैं, या शासकों या शासिकाओं के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला है विजयादित्य। विजयादित्य ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो विजयादित्य ने मंदिर बनाया था पडक्कल में संगमेश्वर शिव मंदिर। पडक्कल में संगमेश्वर जो शिव मंदिर है, यह शिव मंदिर बनाया था, यह बनाया था विजयादित्य के द्वारा। इसके पश्चात दूसरा नाम आता है लोक महादेवी। लोक महादेवी, लोक महादेवी ने जो मंदिर बनाया था यह बनाया था पडक्कल में लोकेश्वर शिव मंदिर। तो पडक्कल में संगमेश्वर शिव मंदिर बनाया था यह विजयादित्य ने बनाया था, वहीं पडक्कल में लोकेश्वर जो शिव मंदिर बनाया था यह लोक महादेवी के द्वारा बनाया गया था। तीसरे नंबर पर है कुकुम महादेवी। कुकुम महादेवी ने जो लक्ष्मेश्वर में अन्य अन्य बसादी जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके पश्चात चौथे नंबर पर है नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जो कांची में राज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसमें 4, 1, 3 और 2, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। विजयादित्य ने पडक्कल में विजयेश्वर शिव मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी बहन कुकुम महादेवी ने लक्ष्मेश्वर में स्थित अनेसेजे बसादी नामक जैन मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में राजसिंहेश्वर मंदिर व लोक महादेवी ने पडक्कल में लोकेश्वर शिव मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ शासकों के नाम और सामने उनकी उपाधियां दे रखी है। तो शासकों के नाम है और सामने उनकी उपाधियां, तो कौन से शासक ने कौन सी उपाधि ली थी? तो सबसे पहला नाम आता है सत्याश्रय। सत्याश्रय की जो उपाधि है वो है अलंकार चरित। दूसरे नंबर पर है जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय की उपाधि है जगदेक मल। तीसरे नंबर पर है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम की उपाधि है विक्रम मार्तंड। और चौथे नंबर पर है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि है विष्णुवर्धन। तो 1 में 4, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 3, 4 नंबर ऑप्शन। सत्याश्रय ने अलंकार चरित उपाधि अलंकार चरित उपाधि धारण की। जयसिंह द्वितीय ने जगदेक मल की उपाधि ग्रहण की। सोमेश्वर प्रथम ने अहावमल, तेलोक्यमल, राय रायन व विक्रम मार्तंड की उपाधियां धारण की। वहीं विक्रमादित्य षष्टम ने विष्णुवर्धन की उपाधि होयसल विजय के उपरांत धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाओं के और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, ग्रंथों के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर उन ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और सामने उन ग्रंथकारों के, रचनाकारों के या लेखकों के नाम है। तो सबसे पहला नाम आता है सोमेश्वर द्वितीय ने। सोमेश्वर द्वितीय का कौन सा ग्रंथ है? तो सोमेश्वर द्वितीय का ग्रंथ है अभिलाषार्थ चिंतामणि। अभिलाषार्थ चिंतामणि है जो सोमेश्वर तृतीय के है। उसके पश्चात नाम आता है कविराज सूरी का। कविराज सूरी का है राघव पांडव्य। राघव पांडव्य जो कविराज सूरी का ग्रंथ है। तीसरे नंबर पर है उदयदेव। उदयदेव का ग्रंथ कौन सा है? तो उदयदेव का ग्रंथ है जैनेन्द्र व्याकरण। और चौथे नंबर पर है नागवर्माचार्य। नागवर्माचार्य का है चंद्र चूड़ामणि जातक। चंद्र चूड़ामणि जातक है जो नागवर्माचार्य का है। तो 4, 3, 2 और 1, 4 नंबर ऑप्शन।
सोमेश्वर तृतीय ने मानोल्लास, अभिलाषार्थ, चिंतामणि, शिल्प शास्त्र व विक्रमांक कुंभा काव्य, कविराज सूरि ने राघव पांडव्य, उदय देव ने जैनेन्द्र व्याकरण, नागवर्माचार्य ने चंद्र चूड़ामणि जातक ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के हाथों नहपान की प्राच्य किस मृद भांड से प्रमाणित होती है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों नहपान की प्राच्य कौन से मृद भांड से प्राप्त होती है? तो यह होती है जोगलथंबी मृद भांड से प्राप्त। नासिक के निकट नासिक के निकट जोगलथंबी मृद भांड से गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा छैरात वंशीय नहपान को हराने की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं, उन मंदिरों के निर्माणकर्ताओं को सुमेलित करना है। सबसे पहला है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने कौन सा मंदिर बनाया था? तो दंती दुर्ग ने बनाया था दशावतार मंदिर। 3 नंबर ऑप्शन में है दशावतार मंदिर। दशावतार जो मंदिर बनाया था यह दंती वर्मन में बनाया था। दूसरे नंबर पर है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने जो मंदिर बनाया था यह बनाया था कैलाश का मंदिर। 4 नंबर ऑप्शन कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर है जो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तीसरे नंबर पर है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने जो मंदिर बनाया था यह बनाया था मैगुती का मंदिर। 2 नंबर ऑप्शन में मैगुती का जो मंदिर बनाया था यह बनाया था रवि कीर्ति के द्वारा। और चौथे नंबर पर है त्रिलोक्य महादेवी। त्रिलोक्य महादेवी ने मंदिर बनाया था मल्लिकार्जुन मंदिर। मल्लिकार्जुन जो मंदिर बनाया था यह मंदिर बनाया था त्रिलोक्य महादेवी ने। मल्लिकार्जुन मंदिर त्रिलोक्य महादेवी का है। तो 3, 4, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर, कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, रवि कीर्ति ने ऐहोल में मेगुती जैन मंदिर व त्रिलोक्य महादेवी ने पडक्कल में मल्लिकार्जुन मंदिर त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताए कि कौन कौन से कथन है जो इसमें से असत्य है। सबसे पहला कि राष्ट्रकूट प्रहार में बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट प्रहार में बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, यह बात सही है। दूसरा, राष्ट्रकूट के पतन के उपरांत कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद जो कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ था, यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि बादामी के चालुक्यों के अंत से राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। तो बादामी के चालुक्यों के अंत से जो राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था और राष्ट्रकूट के पतन से कल्याणी के चालुक्य उदय हुआ था, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि अमोघ वर्ष के संजन लेख में राष्ट्रकूट को रघुवंशी कहा गया। तो राष्ट्रकूट को रघुवंशी नहीं बल्कि राष्ट्रकूट को इस लेख में कहा गया था यदुवंशी। तो राष्ट्रकूटों को यदुवंशी कहा था, ना कि रघुवंशी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें असत्य बताना था, तो असत्य इसमें 4 नंबर। अमोघ वर्ष के संजन लेख में राष्ट्रकूट को यदुवंशी कहा गया। इन्होंने अपने आप को यदुवंश की सात्यक की शाखा से जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस राजवंश को विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक बताया था? अरब यात्री सुलेमान ने किस राजवंश को विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक बताया था? तो यह बताया था राष्ट्रकूट राजवंश को। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में अमोघ वर्ष के दरबार में आया। उसने अमोघ वर्ष के राज्य को बलहर कहते हुए इसे संसार के 4 बड़े साम्राज्यों में से एक बताया था। प्रथम 3 रोम, चीन और बगदाद। रोम, चीन और बगदाद ये प्रथम 3 थे। और चौथा बताया था राष्ट्रकूट शासक राजवंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ शासकों के नाम और सामने उनकी उपाधियां दे रखी है, तो ये उपाधियां में सुमेलित करनी है कि उपाधियां कौन से शासक की है। सबसे पहला कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम की उपाधि है इसमें शुभतुंग। शुभतुंग जो उपाधि है यह कृष्ण प्रथम की है। दूसरे नंबर पर है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग की इनमें से उपाधि है खड़वा लोग। तीसरे नंबर पर है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष की उपाधि है नृपतुंग। और चौथे नंबर पर है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय की जो उपाधि है वो है अकाल वर्ष। अकाल वर्ष जो कृष्ण तृतीय की उपाधि है। तो इसमें 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। कृष्ण प्रथम को शुभंतुंग, सत प्रजा बांध तथा कृत प्रजापल कहा जाता है। दंती दुर्ग को विक्रमादित्य चालुक्य ने पृथ्वी वल्लभ व खंडवालोक की उपाधियां प्रदान की। अमोघ वर्ष को नृपतुंग कहा जाता है। कृष्ण तृतीय ने
अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ कुछ रचनाएं दे रखे हैं और सामने उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले आते हैं शाकटायन। शाकटायन की जो रचना है वो है अमोघवृत्ति। दूसरे नंबर पर है महावीराचार्य। महावीराचार्य की का ग्रंथ है गणित सागर संग्रह। तीसरे नंबर पर है कविपोन। कविपोन का ग्रंथ है शांति पुराण। और चौथे नंबर पर है पुष्पदंत। पुष्पदंत का जो ग्रंथ है वो है ज्वाला मालिनी कल्प। तो एक में दो, दो में चार, तीन में एक और चार में तीन। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आदि पुराण महावीराचार्य ने, संगीत सागर शाकटायन ने अमोघवर्ती की रचना की। अमोघवर्ष की रचनाएं जिसमें कवि राजमार्ग और रत्न मालिका है। कृष्ण द्वितीय के दरबारी कवि पौन ने शांति पुराण तथा पुष्पदंत ने ज्वाला मालिनी कल्प की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजचिन्ह पर गंगा तथा यमुना की आकृतियों को प्रतीक के रूप में अंकित करने वाला शासक कौन था? राष्ट्रकूट राजचिन्ह पर गंगा तथा यमुना की आकृतियों को प्रतीक के रूप में अंकित करने वाला शासक था, वह था ध्रुव। 4 नंबर ऑप्शन। ध्रुव ने अपने उत्तर अभियान की सफलता को अविस्मरणीय बनाने के लिए राष्ट्रकूट राजचिन्ह पर गंगा तथा यमुना की आकृतियों को प्रतीक के रूप में अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिलेख में राष्ट्रकूट ग्राम सभाओं की जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में राष्ट्रकूट ग्राम सभाओं की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है शिवचूल मंगलम व सोलपुरम लेख के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। कृष्ण प्रथम के शिवचूल मंगलम तथा सोलपुरम तोंड मंडलम क्षेत्र से प्रकाशित अभिलेखों से राष्ट्रकूट ग्राम सभाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अरब यात्री सुलेमान ग्राम न्यायालयों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कुछ उपाधियां दे रखी है और शासकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु की उपाधि है पौत्रायण। दूसरे नंबर पर है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि है विचित्र चित्र। विचित्र चित्र 4 नंबर ऑप्शन। विचित्र चित्र। तीसरे नंबर पर है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि है महामल। और चौथे नंबर पर है परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम की जो उपाधि है यह उपाधि है विद्या विनीत। विद्या विनीत 1 नंबर ऑप्शन। विद्या विनीत है जो परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधि है। तो 3, 4, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सिंह विष्णु की उपाधियां। सिंह विष्णु की उपाधियां अविनी सिंह व पौत्रायण। महेंद्र वर्मन प्रथम की है विचित्र चित्र, मत विलास, अलू प्रकाम, गुणभद्र, शत्रुमल, ललिताकुर, अवनी भाजन, परम माहेश्वर, सत्यासंग, नित्य विनीत, महेंद्र विक्रम, चित्कार पुली तथा चैत्रकारी। नरसिंहवर्मन प्रथम की उपाधि है वातापी कोंड, महामल और महाराज। परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधि है विद्या विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। निम्न में से महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो मत विलास प्रहसन, भगवदुकियम और कुडमी माल्य ये तीनों ग्रंथ है जो महेंद्र वर्मन प्रथम के हैं। वहीं मैदावोलु जो ग्रंथ है ये महेंद्र वर्मन प्रथम का नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। पल्लवों द्वारा जारी किए गए अनुदानों में सबसे प्राचीन अनुदान मैदावोलु व हीर हडगली अनुदान है। महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित ग्रंथ है कुंड मिमाल्य जो संगीत से संबंधित है। इसके अलावा भगवत जुकियम और मत विलास प्रहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश को आंध्र भृत्य कहा जाता है? किस राजवंश को आंध्र भृत्य कहा जाता है? तो आंध्र भृत्य कहा जाता है सातवाहन राजवंश को। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य तथा आंध्र जात्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और ग्रंथकारों के नाम दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहले आते हैं नागचंद्र। नागचंद्र का इसमें ग्रंथ है मदन तिलक। दूसरे नंबर पर है नागचंद्र का जो ग्रंथ है यह नागचंद्र का इसमें ग्रंथ होगा रामचंद्र चरित पुराण। रामचंद्र चरित पुराण है जो नागचंद्र का है। दूसरे नंबर पर है चंद्रराज। चंद्रराज का ग्रंथ है मदन तिलक। तीसरे नंबर पर है रन। रन का जो ग्रंथ है वो है गदायुत। और चौथे नंबर पर पंप। पंप का जो ग्रंथ है वो है आदि पुराण। तो 2, 3, 4 और 1
2, 3, 4 और 1। 3 नंबर ऑप्शन। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। पंप। पंप भारत आदि पुराण। रन का है अजित पुराण गदा युक्त और पौन का है शांति पुराण। चंद्रराज ने मदन तिलक ग्रंथ की रचना की तथा नागचंद्र ने रामचंद्र चरित पुराण लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य कथनों का इसमें से चयन कीजिए। सबसे पहला है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने मानवर्मा को पुनः स्थापित करने के लिए लंका अभियान किया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मानवर्मा को पुनः स्थापित करने के लिए लंका अभियान किया था, यह बात सही है। दूसरा है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय चीनी यात्री कांची आया था, तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय नहीं आया था, बल्कि ये आया था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जो चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में शिव मंदिर नहीं बल्कि गणेश मंदिर बनवाया था, गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन भी गलत है। चौथा, परमेश्वर वर्मन द्वितीय को कली को दंडित करने वाला कहा गया। परमेश्वर वर्मन द्वितीय को कली को दंडित करने वाला कहा गया, ये बात भी सही है। तो सत्य कथन बताने 1 नंबर और 4 नंबर इसके सही है, 2 और 3 इसके गलत है। 1 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय 641 ईस्वी में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं, जो मंदिरों के नाम उन शासकों से सुमेलित करने हैं। सबसे पहला है कि वेंकुट पेरुमल का मंदिर। वेंकुट पेरुमल का मंदिर, वेंकुट पेरुमल का जो मंदिर बनाया था, यह बनाया था नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। दूसरे नंबर पर है मामल्लपुरम गणेश मंदिर। मामल्लपुरम जो गणेश मंदिर बनवाया था, यह मामल्लपुरम गणेश मंदिर का जो निर्माण करवाया था परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा। तीसरे नंबर पर है महाबलीपुरम सौर मंदिर। महाबलीपुरम सौर मंदिर का जो निर्माण करवाया, यह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और चौथे नंबर पर है मामल्लपुरम आदिवराह गुहा मंदिर। मामल्लपुरम आदि वराह गुहा मंदिर को जो निर्माण करवाया, यह करवाया था सिंह विष्णु के द्वारा। तो 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम के आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें सिंह विष्णु व उसकी 2 रानियों की प्रतिमाएं स्थापित थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर व महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण करवाया। नंदी वर्मन द्वितीय ने वेंकुट पेरुमल मंदिर, कांची के मुक्तेश्वर व मातकेश्वर मंदिर तथा आलवार संत तिरुमंगई के लिए परमचेरु विननगरम मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। इसमें भी मिलान करना है, कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं और मंदिरों की शैलियां दे रखी है कि मंदिरों का निर्माण कौन सी शैली के अंदर हुआ था। तो सबसे पहले नंबर है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली में कौन सा मंदिर बना था, तो यह बना था पंच पांड्य मंडप, जो पल्लवरम में है। पंच पांड्य मंडप का जो निर्माण है, यह महेंद्र वर्मन शैली के अंदर किया गया। दूसरे नंबर पर है मामल शैली। मामल शैली के अंदर जो रथ मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरे नंबर पर है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली है जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर बना था। और चौथे नंबर पर है अपराजित शैली। अपराजित शैली में जो मुक्तेश्वर मंदिर, जो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है, यह अपराजित शैली में बना था। तो 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली मंडप के प्रधान था। महाबलीपुरम स्थित मंडलपट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पलवरम का पंच पांड्य मंडप, तिरुचापली का ललितापुर मंडप। उसके पश्चात आती है मामल शैली। मामलपुरम के सप्त रथ मंदिर, राजसिंह शैली, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तटेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम। इसके अलावा अपराजित शैली। अपराजित जो शैली है उसमें मुक्तेश्वर व मातकेश्वर मंदिर, कांची का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ ग्रंथकारों के नाम और सामने उनके ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, जो हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहला जो ग्रंथकार है वह नाम है
जैन गोंदार। जैन गोंदार का जो इसमें ग्रंथ आता है, जैन गोंदार का जो इसमें ग्रंथ है, वह ग्रंथ है कलिंगोत्पुरणी। कलिंगोत्पुरणी जो यह जैन गोंदार का ग्रंथ है। दूसरे नंबर पर है ओटकुटवन। ओटकुटवन का जो ग्रंथ है वो है उलय। ओटकुटवन का ग्रंथ है उलय। तीसरे नंबर पर है सकिलार। सकिलार का जो ग्रंथ है वो है पेण्य पुराणम। पेर्य पुराणम है जो सकिलार का ग्रंथ है। और चौथे नंबर पर है बुद्ध मित्र। बुद्ध मित्र का जो ग्रंथ है वो है वीर सोलियाम। वीर सोलियाम। तो 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवलेश्वरम से किस काल के सोने के सिक्कों का भंडार मिला है। धवलेश्वरम से जो कौन से काल के सोने के सिक्कों का भंडार मिला है, तो यह मिला है चोल काल के सोने के सिक्कों का भंडार। 3 नंबर ऑप्शन। धवलेश्वरम से चोलों के स्वर्ण सिक्कों का भंडार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यह हमें मिलती है उत्तर मेरूर लेख से। प्रांतक प्रथम के 912 ईस्वी से 921 ईस्वी के प्रकाशित उत्तर मेरूर अभिलेख में चोल स्थानीय स्वशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ शासकों के नाम और सामने उनकी उपाधियां दे रखी है जो हमें मिलान करनी है। सबसे पहले नंबर पर है विजयालय। विजयालय की उपाधि है नरकेसरी। दूसरे नंबर पर है राज राज प्रथम। राज प्रथम की जो उपाधि है वो है कांडलूर और कांडलूर सालेकल मरुत। कांडलूर सालेकल मरुत जो ये राज प्रथम की उपाधि है। तीसरे नंबर पर है प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम की जो उपाधि है वो वीरचोल है। और चौथे नंबर पर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की उपाधि है कटाधिपति। कटाधिपति। तो 3, 4, 2 और 1। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। विजयालय की उपाधियां तंजे कोंड, नरकेसरी। प्रांतक प्रथम की उपाधियां संग्राम राघव, मधुरे कोंड, मधुरांतक, वीरचोल। राजराज प्रथम की उपाधियों में है कांडलूर सालके मृत, सिंगलांतक, जगन्नाथ, चोल नारायण, तेलिंग कुलांतक। राजेंद्र प्रथम की उपाधियां कडारम कोंड, कटहाधिपति, सिंगलांतक, मधुरांतक, केरलांतक, वीर राजेंद्र और इसके अलावा परकेसरी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सातवाहनों से संबंधित यहाँ पर कुछ ग्रंथ दे रखे हैं, उनके उल्लेख दे रखे हैं कि उनके सातवाहनों के जो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, या उनके जो नाम दे रखे हैं ग्रंथों में क्या उल्लेख दे रखा है सातवाहनों से संबंधित है। तो सबसे पहले है महाभारत। महाभारत में सातवाहनों का क्या उल्लेख किया गया है, तो महाभारत में सातवाहनों का जो मलेच्छ कहा गया है। महाभारत में जो सातवाहनों को जो मलेच्छ कहा गया है, मलेच्छ। 3 नंबर ऑप्शन। एक में 3 नंबर होगा। दूसरा में है मनुस्मृति। मनुस्मृति में सातवाहनों को क्या कहा गया, तो मनुस्मृति में सातवाहनों को कहा गया वर्ण संकर या अंत्यज। वर्ण संकर या अंत्यज 1 नंबर ऑप्शन। तीसरे नंबर पर है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी ने सातवाहनों को क्या कहा था, तो हेमचंद्र राय चौधरी ने सातवाहनों को ब्राह्मण बताया था। और भंडारकर ने जो सातवाहनों को क्षत्रिय कहा था। तो इसमें 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। महाभारत में सातवाहनों को मलेच्छ, मनुस्मृति में वर्ण संकर या अंत्यज, गोपालचारी व भंडारकर ने क्षत्रिय तथा हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सातवाहन जो ब्राह्मण थे जिनमें नागों के रक्त का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और उनके अधिकारियों के नाम है और उनके कार्य जो हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहले नंबर पर है पेरुंदरम। पेरुंदरम का संबंध किससे था, तो पेरुंदरम का संबंध था यह उच्च श्रेणी के प्रधान अधिकारी होते थे। पेरुंदरम में जो उच्च श्रेणी के प्रधान अधिकारी होते थे। दूसरे नंबर पर है सिरुंदरम। सिरुंदरम कौन थे, तो सिरुंदरम थे निम्न श्रेणी के पदाधिकारी। तीसरे नंबर पर है विद्याधिकारीन। विद्याधिकारण कौन थे, विद्याधिकारण थे कार्य प्रेषक। और चौथे नंबर पर है ककाणी। ककाणी किसे कहा गया, तो ककाणी कहा गया था लेखा विभाग की जांच के लिए नियुक्त केंद्रीय अधिकारी। लेखा विभाग की जांच के लिए नियुक्त केंद्रीय अधिकारी है जिन्हें कंकाणी कहा गया था। तो ए बी सी डी में आएगा इसमें 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, 3 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। सबसे पहला है कि राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तंग प्रथम ने अपने दूत मंडल चीन भेजे थे। तो राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने और कुलोत्तंग प्रथम ने अपने दूत मंडल चीन भेजे थे, ये बात सही है। दूसरा, राजराज प्रथम व कुलोत्तंग प्रथम ने राज्य की भूमि की पैमाइश करवाई थी, तो ये बात भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि कुलोत्तंग द्वितीय को सुंगम तवीर्थ चोल कहा गया, सुंगम तवीर्थ चोल कहा गया कुलोत्तंग द्वितीय को। तो यह कुलोत्तंग द्वितीय को नहीं कहा था, बल्कि यह कहा गया था कुलोत्तंग प्रथम को। कुलोत्तंग प्रथम का जो सुंगम तवीर्थ चोल कहा था, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि राजराज द्वितीय को मुक्त मिल पुंत तिलयन तमिल संरक्षक मुक्त मिल पुंत तिलयन कहा गया था, तो यह बात भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से कथन सत्य है, तो 1, 2 और 4। 3 नंबर गलत होगा, 1, 2 और 4 जो इसके सत्य है। कुलोत्तंग प्रथम ने व्यापार की प्रगति में बाधक चुंगियों तथा तट करों को समाप्त कर दिया, इस कारण इसे सुंगम तवीर्थ चोल करों को हटाने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ चोल शासकों के नाम दे रखे हैं जिनको हमें काल कर्म अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें आएंगे विजयालय। विजयालय जो 850 से 871 तक शासक रहे थे। उसके पश्चात आदित्य प्रथम जो 871 से 890 तक शासक रहे थे। उसके पश्चात आएंगे राजराज प्रथम। आदित्य प्रथम के पश्चात परांतक प्रथम शासक बनते हैं जिनका इसमें नाम नहीं है। उसके पश्चात आते हैं राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो 985 से 1014 तक शासक रहे, और उसके पश्चात आएंगे राजेंद्र प्रथम जो 1014 से 1044 तक शासक रहे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। चोल शासकों का क्रम विजयालय 850 से 871, आदित्य 871 से 890, प्रांतक प्रथम है जो 907 से 955, राजराज प्रथम है जो 985 से 1014 ईस्वी, और राजेंद्र प्रथम है जो 1014 से 1044 ईस्वी तक शासक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों की सभा के निर्वाचन संबंधी कौन सा कथन असत्य है। चोलों की सभा के निर्वाचन संबंधी कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो ग्राम 30 उपखंडों में विभक्त था, आयु 35 से 70 के मध्य थी, अपनी जमीन पर घर व 1.5 एकड़ का मालिक हो, प्रत्येक उपखंड के 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। तो प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि नहीं, बल्कि प्रत्येक उपखंड से जो 1 प्रतिनिधि चुना जाता था, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। चोलों की सभा को पेरुबुरी तथा सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। सदस्यों की योग्यताएं गांव 30 खंडों में विभक्त हो, आयु 35 से 70 के मध्य हो, अपनी जमीन पर घर व 1.5 एकड़ का मालिक हो, चुनाव लॉटरी द्वारा, वेदों का ज्ञाता हो, और प्रत्येक उपखंड से 1 प्रतिनिधि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ मंदिर और उनके मंदिरों के स्थान दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहला है त्रिभुवनेश्वर मंदिर। त्रिभुवनेश्वर जो मंदिर है यह है तंजौर के अंदर, तंजौर का त्रिभुवनेश्वर मंदिर। दूसरे नंबर पर है कोररंगनाथ मंदिर। कोररंगनाथ जो मंदिर है यह श्रीनिवासनलोर का है। तीसरे नंबर पर है चोलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर जो मंदिर है यह नरतमली का है, नरतमली का चोलेश्वर मंदिर। और चौथे नंबर पर है ऐरावतेश्वर मंदिर जो धारासुरम का है। तो 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मंदिर के पश्चात मंदिर के निर्माता और मंदिर के स्थल। तो चोलेश्वर मंदिर के निर्माता है विजयालय, और यह मंदिर है नरतमली के अंदर। औरंगनाथ मंदिर के निर्माता है प्रांतक प्रथम, और यह मंदिर है श्रीनिवासनलोर में। तीसरे नंबर पर वृद्धेश्वर मंदिर जो राजराज प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया तंजौर के अंदर। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय के द्वारा कराया गया धारासुरम तंजौर के अंदर। त्रिभुवनेश्वर मंदिर का निर्माण कुलोत्तंग तृतीय के द्वारा करवाया गया था त्रिभुवन तंजौर के अंदर। कम्भरेश्वर मंदिर का निर्माण कुलोत्तंग तृतीय के द्वारा कुंभकोणम तंजौर के अंदर करवाया गया। शिव मंदिर का जो निर्माण है यह कुलोत्तंग तृतीय के द्वारा तिरुवलीश्वरम के अंदर करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उडेकुटम नामक अधिकारी क्या करता था। उडेकुटम नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो यह अधिकारी राजा के आदेशों को
लिपिबद्ध करता था। उडे कुटुम नामक अधिकारी है जो राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। उडे कुटुम या उडेन कुटुम सदा प्रस्तुत समूह, यह उस अधिकारी थे जो राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करते थे और राजा के निजी अधिकारी थे। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, एक तरफ कुछ समितियां दे रखी है और उन समितियों का संबंध किससे है, समितियों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला है तोटवोरियम। तोटवोरियम समिति जो है यह उद्यान समिति होती थी। तोटवोरियम समिति जो उद्यान समिति होती थी। एरीवोरियम है जो तालाब समिति थी। उदासीन वोरियम है जो विदेशियों की देख रेख करने का कार्य करती थी। और कोइल वारियम है जो मंदिर प्रबंधन समिति होती थी। तो एक में एक, दो में तीन, तीन में चार और चार में दो। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। क्रमशः समिति संबंध और सदस्य संख्या। तोटवायम समिति का संबंध यह उद्यान समिति थी और इसके अंदर 12 सदस्य थे। एरीवारियम जो तालाब समिति थी इसमें 6 सदस्य थे। पोनवारियम जो स्वर्ण समिति या मुद्रा का नियमन समिति थी। संवत्सर वोरियम यह वार्षिक समिति थी, समितियों के कार्यों की देखरेख करती थी, इसमें 12 सदस्य थे। उदासीन वोरियम यह सन्यासियों की समिति थी, विदेशियों की देखरेख करना इसका कार्य होता था। न्यायतार समिति जो न्याय समिति होती थी। और कोइल वोरियम जो मंदिर प्रबंधन समिति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन क्रम को व्यवस्थित कीजिए। चोल प्रशासन का जो क्रम है, बढ़ते क्रम है, उसको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा कुरम से ऊपर नाडु से ऊपर कोटम और कोटम से ऊपर मंडलम। प्रशासनिक क्रम गांव के पश्चात कुरम, एक कुरम में 50 गांव होते थे। उसके पश्चात नाडु है जो जिले को कहा गया। कोटम जिसे वलनाडु, काटू से ऊपर कोटम से ऊपर मंडलम है जो प्रांत को कहा गया। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों या 6 मंडलों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से सत्य कथन बताना है। सबसे पहला है कि लीलावती नामक ग्रंथ में हाल की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। लीलावती नामक ग्रंथ में हाल की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है, यह बात सही है। दूसरा, गौतमी पुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को कर्जक व कार्ले भिक्षु संघ को अवकालिक गांव दान में दिए थे। तो ये बात है जो गलत है, क्योंकि गौतमी पुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को दिया था अलकालके और कार्ले बौद्ध भिक्षु को दिया था कर्जक गांव। तो इसके अंदर उल्टा लिख रखा है। 2 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। तीसरा कि यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज, मछली व शंख के चित्र अंकित है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज, मछली व शंख के सिक्के अंकित है, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाजों का अंकन मिलता है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाजों का अंकन मिलता है, तो यह भी सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, 1, 3 और 4 सही है और 2 है जो इसका असत्य है। 1, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। गौतमी पुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को आज कालिके व कार्ले भिक्षु संघ को कर्जक गांव दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। एक तरफ शासकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उन शासकों की उपाधियां दे रखी है। तो सबसे पहले पर है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की उपाधि क्या थी? तो सातकर्णी प्रथम की उपाधि थी अप्रतिहत चक्र। अप्रतिहत चक्र जो है ये सातकर्णी प्रथम की उपाधि थी। दूसरे नंबर पर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधि है खत्यद मानमदनस। खत्यद मानमदनस उपाधि है गौतमी पुत्र सातकर्णी के। तीसरे नंबर पर है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की उपाधि है दक्षिणा पथपथेश्वर और हाल की उपाधि है कवि वत्सल। तो 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सतकर्णी प्रथम की उपाधियां दक्षिणा पथपति, प्रतिष्ठानपति, अप्रतिहत चक्र, वीरशूल। हाल की उपाधि है कवि वत्सल। इसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधि है खत्यद मान मदनस, क्षत्रियों का दर्प चूर करने वाला। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की उपाधि है दक्षिणा पथपथेश्वर। दक्षिणा पथपथेश्वर जो
वशिष्ठपुत्र पुलवामी की उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन कीजिए। नानाघाट अभिलेख के अनुसार यहाँ पर अभिलेख से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन है, इनमें से सही कथन बताने हैं कि कौन कौन से कथन है जो सही कथन है। सबसे पहला है कि इस अभिलेख के अनुसार नागानिका द्वारा 18 यज्ञों के आयोजन किया गया। इस अभिलेख के अनुसार नागानिका के द्वारा जो 18 यज्ञों का आयोजन किया गया, यह बात सही है। सातकर्णी प्रथम द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ व एक राजसूय यज्ञ का उल्लेख इस नानाघाट अभिलेख में मिलता है, यह बात भी सत्य है। तीसरा, प्राचीन भारतीय इतिहास में भूमिदान का उल्लेख करने वाला यह प्रथम अभिलेख है। प्राचीन भारतीय इतिहास में भूमिदान का उल्लेख करने वाला यह नानाघाट का अभिलेख जो प्रथम अभिलेख है, यह बात भी सत्य है। चौथा, कि इसमें सातकर्णी प्रथम को वीर, शूर, अप्रतिहत चक्र तथा दक्षिणा पथपति कहा गया, तो यह बात भी सही है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन इसके राइट है। यह अभिलेख रानी नागानिका द्वारा अपने पुत्र वेदश्री के शासनकाल में पति सातकर्णी की मृत्यु के बाद अंकित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत्तर भारत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? वृहत्तर भारत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से विद्वान ने किया था? तो यह किया था राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। राधा कुमुद मुखर्जी राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक भारत की मौलिक एकता द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया में वृहत्तर भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से असत्य कथन बताना है। सबसे पहला है कि बेबीलोन में भारतीय मोर का निर्यात किया जाता था। बेबीलोन में भारतीय मोर का निर्यात किया जाता था, यह बात सही है। दूसरा है कि विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में सर्वाधिक योगदान बौद्ध धर्म का रहा था। तो विदेशों के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रसार में सर्वाधिक योगदान बौद्ध धर्म का रहा, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि बौद्ध पुस्तक निदेश में समुद्री मार्ग की कठिनाइयों तथा तो इस व्यापारिक स्थानों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध पुस्तक निदेश में समुद्री मार्गों की कठिनाइयों तथा तो इस व्यापारिक स्थानों का उल्लेख मिलता है, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि फायान ने सी यूकी में भारत के खोतान के साथ संबंधों का विस्तृत वर्णन किया है। तो फायान ने भारत के खोतान के साथ संबंधों का विस्तृत विवरण तो किया है, लेकिन उन्होंने सी यूके में नहीं बल्कि उन्होंने किया था फो क्यो की नामक ग्रंथ में। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो इसमें असत्य कथन बताना था, 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत फो क्यो की में भारत खोतान संबंधों का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन बताने इनमें से पहला कि विजित संभव के काल में वेरोचिन नामक बौद्ध भिक्षु भारत से खोतान गया था। विजित संभव के काल में वेरोचिन नामक बौद्ध भिक्षु भारत से खोतान गया था, यह बात सही है। दूसरा कि अशोक के पुत्र कुणाल ने खोतान में सर्वप्रथम हिंदू राज्य की स्थापना की थी, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि बौद्ध आचार्य धर्मसेन चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में खोतान गए थे। बौद्ध आचार्य धर्मसेन चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में खोतान गए थे, यह भी सत्य है। चौथा है कि तुन हुआन ने अजंता के समान भित्ति चित्र पर विहार मिले जिनमें सशस्त्र बुद्ध गुहा विहार कहा जाता है, यह बात भी सत्य है। तो इसके चारों ही ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। 1, 2, 3, 4 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। विजित संभव के काल में वेरोचिन नामक बौद्ध भिक्षु भारत से खोतान गया। अशोक के पुत्र कुणाल ने खोतान में सर्वप्रथम हिंदू राज्य की स्थापना की। बौद्ध आचार्य धर्मसेन चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में खोतान गया। तुन हुआंग ने अजंता के समान भित्ति चित्र व विहार मिले जिन्हें सशस्त्र बुद्ध गुहा विहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है। पहला है कि चीनी यात्री फायान ने कास्कर में पंचवार्षिक महोत्सव देखा। चीनी यात्री फायान ने कास्कर में पंचवार्षिक महोत्सव देखा। दूसरा है चोकुक यारकंद में कुमार जीव आए थे। चोकुक यारकंद के अंदर जो कुमार जीव आए थे। तीसरा है कि कुमार जीव ने कश्मीर के बंधु बुद्ध दत्त से बौद्ध धर्म के सरस्वतीवाद मत की शिक्षा ग्रहण की थी। कुमार जीव ने कश्मीर के बुद्ध दत्त से बौद्ध धर्म के सरस्वतीवाद मत की शिक्षा ग्रहण की थी, यह भी सत्य है। चौथा है कि थोनम्मी को कुची साहित्य का जनक कहा जाता है।
तो थोनम्मी को जो कुची साहित्य का नहीं बल्कि थोनम्मी को तिब्बती साहित्य का जनक कहा जाता है। थोनम्मी को जो तिब्बती साहित्य का जनक माना जाता है, ना कि कुची साहित्य का। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तिब्बती साहित्य, तिब्बती राजा संगेपो ने थोनम्मी संभोट नामक विद्वान को अभिलेख भाषा विज्ञान व व्याकरण के अध्ययन के लिए नालंदा भेजा। थोनम्मी तिब्बती साहित्य का जनक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थलों के नाम दे रखे हैं। शिक्षा के प्राचीन जो केंद्र थे, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, इनका नाम दे रखा है और सामने कुछ बुद्ध भिक्षुओं के नाम दे रखे हैं। तो कौन कौन से संबंध कौन से स्थान से था? तो सबसे पहले नंबर पर आता है नालंदा। नालंदा से संबंध था शांति रक्षित का। शांति रक्षित का संबंध नालंदा से था। दूसरे नंबर पर है ओदंतपुरी। ओदंतपुरी से संबंधित है पद्म संभव। तीसरे नंबर पर है बंगाल। बंगाल से संबंधित है दीपंकर, श्रीज्ञान, अतिशा। और चौथे नंबर है विक्रमशिला। विक्रमशिला से संबंधित है तिलोपा। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 2। 3 नंबर ऑप्शन। पद्म संभव ने वज्रयान शाखा का तिब्बत में प्रचार किया। तो बंगाल के गुरु शिष्य तिलोपा व नरोपा ने तिब्बत व नेपाल में वज्रयान शाखा का प्रचार किया। तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कि कुषाण काल में 65 ईस्वी में कश्यप, मातंग व धर्मरत्न नामक हम बौद्ध भिक्षु तिब्बत गए थे। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि जो कश्यप, मातंग व धर्मरत्न बौद्ध भिक्षु ये तिब्बत नहीं गए थे, ये गए थे चीन। तो तिब्बत नहीं गए थे, चीन गए थे। इसलिए 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि कुमार जीव को चीन का राष्ट्रगुरु व चीनी भाषा में त्रिपिटक का जनक माना जाता है। कुमार जीव को चीन का राष्ट्रगुरु व चीनी भाषा में त्रिपिटक का जनक माना जाता है। यह बात सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि बोधिवर्मा ने चीन में जैन संप्रदाय व जापान में चान संप्रदाय की स्थापना की। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि बोधिवर्मा ने चीन में की थी चान संप्रदाय की और जापान में की थी जैन संप्रदाय की। तो इसमें यहाँ उल्टे दे रखे हैं, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चौथा है कि बौद्ध धर्म को पहला चाइनीज पेट्रियार्क व जापान में दरुमा कहा जाता है। तो यह बात भी सत्य है। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तो इसमें पूछा असत्य कथन पूछा, तो 1 नंबर असत्य होगा और 3 नंबर भी असत्य होगा। 1 और 3, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कश्यप, मातंग व धर्मरत्न बौद्ध भिक्षु चीन गए थे। कश्यप, मातंग व धर्मरत्न बौद्ध भिक्षु चीन गए थे। बौद्ध धर्म ने चीन में चान संप्रदाय व जापान में जैन संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूप के चारों ओर वेस्टिनी निर्माण किस शासक ने करवाया? अमरावती स्तूप के चारों ओर वेस्टिनी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था पुलुवामी ने। 3 नंबर ऑप्शन। पुलुवामी एकमात्र सातवाहन शासक था जिसका उल्लेख अमरावती के लेख से प्राप्त होता है। पुलुवामी ने अमरावती स्तूप के चारों ओर वेस्टिनी का निर्माण कर इस स्तूप को संवर्धित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताने तो सबसे पहला है कि भद्रवर्मा ने वियतनाम को 3 भागों अमरावती, विजय और पांडुरंग में विभाजित किया। भद्रवर्मा ने जो वियतनाम को 3 भागों अमरावती, विजय और पांडुरंग में विभाजित किया, यह बात सही है। दूसरा है कि इंद्रवर्मा तृतीय ने माइसोन में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इंद्रवर्मा तृतीय ने माइसोन में शिव मंदिर का निर्माण कराया। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि माइसोन में जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था यह इंद्रवर्मा तृतीय ने नहीं, बल्कि यह निर्माण करवाया था भद्रवर्मा ने। तो भद्रवर्मा के द्वारा जो माइसोन में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तीसरे नंबर पर है कि जयवर्मन द्वितीय ने कंबुज राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। जयवर्मा द्वितीय ने कंबुज राजेंद्र की उपाधि धारण की थी, यह बात भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि कौंडिन्य को बृहत्तर भारत के हिंदू राजवंशों का संस्थापक माना जाता है। कौंडिन्य को बृहत्तर भारत के हिंदू राजवंशों का संस्थापक माना जाता है, यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, वो होगा 2 नंबर। भद्रवर्मा ने माइसोन में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे भद्रेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, जो चाम लोगों का राष्ट्रीय देव स्थान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसमें से सत्य कथन बताने पहला कि पेराक से महिषासुर मर्दिनी व विष्णु की मूर्ति मिली। पेराक से महिषासुर मर्दिनी व विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो यह बात सत्य है।
दूसरा कि चंपा से शेषशाही विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई। चंपा से शेषशाही विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई, यह बात भी सही है। तीसरा, तकोल बंदरगाह भारत व चीन के व्यापार का मुख्य चौराया है। तकोल बंदरगाह जो है भारत व चीन के व्यापार का मुख्य चौराया है, यह बात भी सत्य है। चौथा है, सुकेत व टकुआ पा की बस्तियां कली व सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध थी। सुकेत व टकुआ पा की बस्तियां कली व सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध थी, यह बात भी सत्य है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन है जो इसके बिल्कुल राइट है। 1 2 3 4 2 नंबर ऑप्शन। पेराक से महिषासुर मर्दिनी व विष्णु की मूर्ति, चंपा से शेषशाही विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई। तक्कोल बंदरगाह भारत व चीन के व्यापार का मुख्य चौराहा था। सुकेत व टकुआ पाक की बस्तियां कली व सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों की टकसालें प्राप्त हुई। तो सातवाहनों की टकसालें कहां से प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई है आदमगढ़ व पेडामाकुंड। आदम और पेडामाकुंड से जो सातवाहनों की टकसालें प्राप्त हुई थी। आदम जो महाराष्ट्र में है और पेडामाकुंड जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से सातवाहनों की सिक्के ढालने की टकसालें थी। कोटलिंगल, पेडामाकुंड, भोकरदान आदम से सातवाहन सिक्कों की प्राप्ति हुई है। आवक्स प्रकार की मुद्रा बालगढ़ छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से चाडी लोरो जोग्रंग मंदिर की विशेषता है। निम्न में से चाडी लोरो जोग्रंग मंदिर की विशेषता क्या है? तो इस मंदिर की विशेषता पूछी गई, इसकी विशेषता क्या है? इस मंदिर की मुख्य मूर्ति भगवान ब्रह्मा की है। तो इस मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है भगवान ब्रह्मा की नहीं, बल्कि इस मंदिर की मुख्य मूर्ति है जो भगवान शिव की है। तो पहले तो इसकी विशेषता नहीं है। दूसरा, इस क्षेत्र में 8 ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति मंदिर है। इस क्षेत्र में 8 है जो त्रिमूर्ति मंदिर है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के हैं, ये बात सही है। तीसरा है कि भित्ति चित्रों पर रामायण व कृष्ण चरित्र के दृश्यों का अंकन मिलता है, तो यह बात भी सत्य है। चौथा है कि आनंद कुमार स्वामी ने प्रबंध के भित्ति चित्रों को बोरोबदूर से श्रेष्ठ बताया। आनंद कुमार स्वामी ने प्रबंधम के भित्ति चित्रों को बोरोबदूर से श्रेष्ठ बताया, यह बात भी सत्य है। तो इसमें विशेषता है 2 3 और 4। चाडी लोगो जोग्रंग मंदिर प्रबंधन घाटी का सबसे बड़ा हिंदू स्मारक है। यह जावा इंडोनेशिया में स्थित है। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति भगवान शिव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से सत्य कथन बताना है। तो पहला है कि चाडी कलशन मंदिर का निर्माण 778 ईस्वी में राजा पर्णकर ने करवाया था। चाडी कलशन मंदिर का निर्माण 778 ईस्वी में राजा पर्णकर ने करवाया था, यह बात सही है। दूसरा, चाडी सेवी में सहस्त्र शिव मंदिरों का समूह है। चाडी सेवी में सहस्त्र शिव मंदिरों का समूह है, तो यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सहस्त्र शिव मंदिर नहीं बल्कि यहाँ पर बौद्ध मंदिरों का समूह है। तो यहाँ पर हजारों बौद्ध मंदिरों का समूह है, ना कि शिव मंदिरों का। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सत्य होगा। तीसरा ऑप्शन है कि चाडी पलाउसन में पद्म पाणी व तारा की मूर्तियों व मैत्रेय का सिर विद्यमान है। चाडी पलाउसन में पद्म पाणी व तारा की मूर्तियां तथा मैत्रेय का सिर विद्यमान है, तो यह बात सत्य है। चौथा है कि चाडी बेनन में हजारों बौद्ध मंदिर मिले। चाडी बेनन में हजारों बौद्ध मंदिर मिले, तो चाडी बेनन के अंदर जो बौद्ध मंदिर नहीं बल्कि त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव मंदिर मिले थे। चाडी चाडी सेवी में मिले थे बौद्ध मंदिर। चाडी बेनन में त्रिमूर्ति मंदिर ब्रह्मा विष्णु और महेश के मंदिर, इसके अलावा गणेश के मंदिर प्राप्त हुए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है 1 और 3 है जो इसके सही होंगे। 1 और 3 4 नंबर ऑप्शन। चाडी सेवी में हजारों बौद्ध मंदिर प्राप्त होते हैं। वहीं जबकि चाडी बेनन में त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु व महेश, इसके अलावा गणेश और अगस्त्य की उत्तम मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जावा में स्थित बोरोबुदुर स्तूप की विशेषताएं है। जावा में स्थित बोरोबुदुर जो स्तूप है, इसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला है कि इसका निर्माण भूमि सभार व समरतुंग के शासनकाल में 750 से 850 के मध्य हुआ था, ये सही है। दूसरा, 6 वर्गाकार व 3 गोलाकार कुल 9 चबूतरों पर स्थित है। 6 वर्गाकार व 3 गोलाकार कुल 9 चबूतरों पर यह स्तूप स्थित है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि सभी चबूतरों पर 72 घंटाघर स्तूप दागाब निर्मित किए गए हैं। चौथा है कि मैत्रेय की सर्वाधिक मूर्ति
सर्वाधिक मूर्तियां वह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन है। तो महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं का और मैत्रेय की सर्वाधिक मूर्तियां अंकित है, यह भी सत्य है। चौथा कि आरसी मजूमदार ने इस स्तूप को संसार का 8वां आश्चर्य कहा। आरसी मजूमदार ने इस स्तूप को संसार का 8वां आश्चर्य कहा था, यह बात भी सत्य है। तो इसके 500 ही ऑप्शन जो राइट है, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बोरोबुदुर स्तूप जो जावा में है, इसका निर्माण 750 से 850 ईस्वी में भूमि संभार व समरतुंग के शासनकाल में 6 वर्गाकार व 3 गोलाकार कुल 9 चबूतरों पर स्थित है। सभी चबूतरों पर घंटाघर स्तूप दागाब निर्मित है। मैत्रेय की सर्वाधिक मूर्तियां व महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन है। आरसी मजूमदार ने इस स्तूप को संसार का 8वां आश्चर्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्कों की प्राप्ति कहां से हुई है। दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्कों की प्राप्ति कहां से हुई है, तो यह हुई है कोरोमंडल तट से। 4 नंबर ऑप्शन। दोहरे मस्तूल वाले पोत के अंकन वाले सातवाहन कालीन सिक्के कोरोमंडल तट से बहुसंख्यक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। यह सिक्के शिष्य के थे। इनका संबंध वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, यहाँ पर कुछ बौद्ध विहार और मंदिर दे रखे हैं और सामने उनके स्थान दे रखे हैं कि ये विहार निम्न विहार कहाँ पर स्थित है, जो हमें मिलान करने हैं। तो सबसे पहला नाम है खोतान। खोतान के अंदर जो बौद्ध विहार है वह है गोमती विहार। गोमती विहार खोतान में है। दूसरे नंबर पर है तिब्बत। तिब्बत में जो समयस विहार है, समयस विहार जो तिब्बत में है। तीसरे नंबर है चीन। चीन में है जो श्वेताश्व विहार है, श्वेताश्व विहार जो चीन में है। और लास्ट में डांग या ड्यूोंग मंदिर, डांग या ड्यूोंग मंदिर है जो यह चंपा के अंदर है। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। 3 4 2 1, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करने। यहाँ पर कुछ मंदिर दे रखे हैं और सामने मंदिर से संबंधित मूर्तियां दे रखी है। यह मंदिर किसको समर्पित है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है आनंद मंदिर। आनंद मंदिर है जो आनंद मंदिर समर्पित है बुद्ध को। दूसरे नंबर पर है अंगकोर वाट। अंगकोर वाट का जो मंदिर है यह विष्णु को समर्पित है। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर। तीसरे नंबर पर है माइसोन मंदिर। माइसोन मंदिर है जो शिव को समर्पित है। और चौथे नंबर पर है भटारू गुरु। भटारू गुरु है जो अगस्त्य को समर्पित है। तो ये 3 1 2 और 4, 3 1 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। आनंद मंदिर वर्मा में स्थित बुद्ध मंदिर है। कम्बोडिया में स्थित अंगकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। चंपा में स्थित माइसोन व पोनगर के मंदिर शिव को समर्पित है। जावा से प्राप्त भट्टारू गुरु की मूर्ति को अगस्त्य ऋषि का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित तथ्य सही नहीं है। हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित तथ्य कौन सा इसमें से तथ्य सही नहीं है। सबसे पहला है कि भारतवर्ष में महाराज की उपाधि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष व महाराज की उपाधि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यह बात सही है। दूसरा है नहर निर्माण व नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। नहर निर्माण का और नंदों का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम अभिलेख है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि महापद्म नंद के कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुफा अभिलेख से महापद्म नंद के कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है, यह बात भी सत्य है। चौथा है खारवेल ने महावीर स्वामी व आदिनाथ प्रतीक के स्वर्ण सिक्के जारी किए। खारवेल ने महावीर स्वामी व आदिनाथ प्रतीक के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, यह बात है जो गलत है। खारवेल ने ऐसे कोई सिक्के जारी नहीं किए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो सत्य नहीं है और 1 2 3 सही है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने 1825 में की। यह बिना तिथि का 17 पंक्तियों का तथा ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का अभिलेख है। पहली बार 1917 में केपी जायसवाल ने इसे प्रकाशित करवाया। स्थापत्य कला पर व्यय की सूचना देने वाला यह प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथनों का जो चयन करना है। सबसे पहला है कि भारत के प्राचीनतम हाथ सिक्कों पर लेख अंकित है। भारत के प्राचीनतम हाथ सिक्कों पर लेख अंकित है, तो इन पर लेख अंकित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है।
दूसरा है कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए, तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, यह बात सही है। तीसरा, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे, तो प्राचीन भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे वह इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि द्विवेद शासन प्रणाली की शुरुआत सातवाहनों ने की थी, तो द्विवेद शासन प्रणाली की जो शुरुआत की थी यह सातवाहनों ने नहीं बल्कि यह शुरुआत की थी कुषाणों ने। तो द्विवेद शासन प्रणाली की शुरुआत कुषाणों ने की थी, ना कि सातवाहनों ने। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। तो इसमें सत्य कथन बताना है, 2 और 3 है जो इसके सही है। 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। भारत के प्राचीनतम हाथ सिक्कों पर कोई कोई लेख अंकित नहीं है, उस पर केवल आकृतियों को दर्शाया गया है। द्विवेद शासन प्रणाली की शुरुआत कुषाणों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश में करीमनगर व नालकोंडा किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात थे? आंध्र प्रदेश में करीमनगर व नालकोंडा जो कौन से खनिज उत्पादन के लिए विख्यात थे? तो यह विख्यात थे लोहा और इस्पात के लिए। 3 नंबर ऑप्शन। करीमनगर व नालकोंडा लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। पेरिप्लस के अनुसार भारतीय इस्पात अलियाका काठियावाड़ से पूर्वी अफ्रीका भेजा जाता था। करीमनगर के उत्खनन में लोहे का काम करने वालों की दुकानें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल में आर्थिक विकास व समृद्धि। मौर्योत्तर काल में आर्थिक विकास व समृद्धि से संबंधित असत्य कथन है। मौर्योत्तर काल में आर्थिक विकास व समृद्धि से संबंधित असत्य कथन बताने हैं। सबसे पहला कि मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्नों के अंदर 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, यह बात सत्य है। दूसरा, दीर्घ निकाय में जो 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा है, जातक ग्रंथों में 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, तो जातक ग्रंथों में 36 प्रकार के शिल्पियों का नहीं बल्कि जातक ग्रंथों में जो 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है, महावस्तु में 18 प्रकार के कामगारों का उल्लेख मिलता है, तो महावस्तु में 18 प्रकार के कामगारों का नहीं बल्कि 36 प्रकार के कामगारों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों में उल्टे दे रखे हैं, इसलिए 3 और 4 दोनों ही इसके गलत है। तो इसमें पूछा है असत्य कथन 3 और 4, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। महावस्तु में 36 प्रकार के कामगारों का उल्लेख है जो राजगृह के पास निवास करते थे। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख है जिसमें चार चार विशेष है। चार कौन से हैं? बढ़ई, और दूसरा कर्मकार या लोहकार, चर्मकार तथा चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए प्राचीनता से नवीनता की ओर। तो इनको काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें जो ये दे रखे हैं, चैत्य ग्रह दे रखे हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे प्राचीन कौन सा है और सबसे नवीन कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा वो आएगा भाजा का चैत्य ग्रह। भाजा का चैत्य ग्रह, भाजा का चैत्य ग्रह के बाद में आएगा इसमें कोडाना का चैत्य ग्रह, इसके पश्चात पित्तल खोरा का चैत्य ग्रह, फिर नासिक का चैत्य ग्रह, और इनमें सबसे जो नवीन है वो है कार्ले का चैत्य ग्रह। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। हीनयान युग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य 8 चैत्य ग्रहों का विकास हुआ जिनका बढ़ते हुए काल में कर्म निम्न है। प्राचीनता से नवीनता की ओर भाजा, कोडाने, फिर पित्तलखोरा, उसके पश्चात अजंता गुहा संख्या 10, बेडसा गुहा संख्या 9, नासिक और फिर कार्ले। इनमें कुछ चैत्य ग्रहों के साथ विहार भी है। बेडसा, पीलखोरा, कोडाने, कार्ले व जुनार, इनमें जो चैत्य ग्रहों के साथ साथ विहार भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरावती शैली से संबंधित विशेषता नहीं है। अमरावती शैली से संबंधित कौन सी है जो विशेषता अमरावती शैली की नहीं है? सबसे पहला है कि यह शैली बौद्ध धर्म तथा बुद्ध की जीवनी पर आश्रित आख्यानों पर आधारित है। अमरावती शैली है जो बौद्ध धर्म तथा बुद्ध की जीवनी पर आश्रित आख्यानों पर आधारित है, यह बात सही है। दूसरा, अमरावती शैली के स्तूपों की प्रमुख विशेषता आयक स्तंभ है, यह बात भी सत्य है। तीसरा, कि अमरावती स्तूप में श्वेत पाषाण खंड का प्रयोग पहली बार हुआ। अमरावती स्तूप में श्वेत पाषाण खंड का प्रयोग पहली बार हुआ था, यह बात भी सत्य है। चौथा, कि अमरावती स्तूप का निर्माण वाकाटक राजवंश ने करवाया था। तो इस स्तूप का निर्माण वाकाटक राजवंश ने नहीं बल्कि इस स्तूप का जो निर्माण करवाया था यह अशोक ने करवाया था, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 4 नंबर इसकी विशेषता नहीं है। अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक है।
इस मूल स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सातवाहन काल में यहाँ महास्तूप का निर्माण हुआ, जिसे महाचैत्य महाचैत्य कहा जाता है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। यज्ञ श्री सातकर्णी व श्री शिव सातकर्णी के नाम लेख अंकित है। इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं द्वारा इसका परिपोषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ चैत्य ग्रह दे रखे हैं और सामने उनके स्थान दे रखे हैं जो हमें मिलान करने हैं। सबसे पहले भाजा, भाजा का चैत्य ग्रह जो पुणे में स्थित है। दूसरे नंबर है कोडाने का चैत्य ग्रह, कोडाने का जो चैत्य ग्रह यह स्थित है कुलाबा में। तीसरे नंबर पर है पित्तल खोरा का चैत्य ग्रह, पित्तल खोरा का चैत्य ग्रह खान देश में है। और चौथे नंबर है कन्हेरी का चैत्य ग्रह जो है कृष्णगिरी में। तो एक में एक, दो में तीन, तीन में दो और चार में चार। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले चैत्य ग्रह से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? कार्ले चैत्य ग्रह से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? पहला, यह कुल यहाँ कुल 4 गुहाएं हैं। यहाँ पर कुल 4 गुहाएं हैं जिनमें 3 विहार और 1 चैत्य है। कार्ले के अंदर 4 गुहाएं हैं जिनमें 3 विहार है और 1 चैत्य है। यह बात सत्य है। दूसरा, इसका निर्माण पुलवामी के शासनकाल में वैजयंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठ ने करवाया था। यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि कार्ले का कीर्तिमुख प्रवेश द्वार सूर्य द्वार कहलाता है। कार्ले का जो कीर्तिमुख अर्थात जो प्रवेश द्वार है यह सूर्य द्वार कहलाता है। यह बात भी सत्य है। चौथा है कि इसके एकमात्र चैत्य ग्रह का निर्माण भट्टपालिका ने करवाया था। तो इसका जो एकमात्र जो चैत्य ग्रह है, इसमें जो 3 विहार और 1 चैत्य है, इस एकमात्र चैत्य ग्रह का निर्माण भट्टपालिका ने नहीं करवाया था, बल्कि यह करवाया था पुलवामी ने। जो सातवाहन शासक थे पुलवामी, उन पुलवामी ने इसका निर्माण करवाया था, भट्टपालिका ने नहीं। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सत्य कथन बताने तो 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन। कार्ले का चैत्य पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ उत्कीर्ण लेख में इसे जम्बू द्वीप का सर्वोत्तम चैत्य ग्रह कहा जाता है। शक, नहपान व उषावतत ने भी दान लेख मिलते हैं। कार्ले के एकमात्र चैत्य ग्रह का निर्माण सातवाहन शासक पुलवामी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक गुफा या चैत्य व विहार, नासिक गुफा जिसमें चैत्य और विहार से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो जो नासिक गुफा है जिसमें चैत्य और विहार दोनों है, इन्हें से संबंधित सत्य कथन बताने हैं। तो सबसे पहले है कि कुल 17 गुफाएं जिनमें 1 विहार और शेष चैत्य है। तो यहाँ पर गलत है, गुफाएं तो इसमें 17 है लेकिन 1 विहार और शेष चैत्य नहीं, बल्कि 1 चैत्य और शेष है जो विहार है। इसलिए 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि सर्वप्रथम सातवाहन नरेश कृष्ण ने यहाँ गुहा विहार का निर्माण करवाया। सातवाहन नरेश कृष्ण ने यहाँ गुहा विहार का निर्माण करवाया था सबसे पहले, ये बात सत्य है। तीसरा, चैत्य ग्रह का निर्माण भट्टपालिका ने करवाया था। चैत्य ग्रह का निर्माण भट्टपालिका ने करवाया था, यह भी सत्य है। चौथा है कि यहाँ चांद नामक यवन ने दान दिया था। तो यहाँ चांद नामक यवन ने दान दिया था। चांद नामक यवन ने जो दान दिया था वो नासिक गुफा में नहीं, बल्कि वो दिया था पुणे के जुनार में। चुनार पुणे है, वहां पर चांद नामक यवन ने दान दिया था, नासिक गुफा में नहीं। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। सत्य कथन बताने तो 2 और 3 है जो इसके सत्य है। 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। यहाँ कुल 17 गुफाएं हैं जिनमें 1 चैत्य व शेष विहार है। सर्वप्रथम इनका निर्माण सातवाहन नरेश कृष्ण ने करवाया था। तदुपरांत नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी यज्ञ श्री सातकर्णी ने गुहा विहार बनवाए। यहाँ के चैत्य ग्रह का निर्माण भट्टपालिका ने करवाया था। जुनार पुणे में चांद नामक यवन ने दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन कालीन शासक सिमुक के सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं? सातवाहन कालीन शासक सिमुक के सिक्के कहां से मिलते हैं? तो यह मिलते हैं कोटलिंगल से। 4 नंबर ऑप्शन। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। राजा सिमुक का उल्लेख नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सिमुक की ताम्र ताम्र तथा पोटीन की मुद्राएं कोटलिंगल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं दे रखी है, सूर्य की प्रतिमाएं दे रखी है। ये कौन कौन से स्थान से मिली है? सूर्य, शिव, विष्णु और ब्रह्मा की प्रतिमाएं कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्तूपों से प्राप्त हुई है? तो सबसे पहला आता है सूर्य की प्रतिमा। जो सूर्य की जो प्रतिमा मिली है, यह सूर्य की प्रतिमा हमें प्राप्त होती है भरूच के स्तूप से। सूर्य की प्रतिमा भरूच के स्तूप से। शिव का उल्लेख या शिव की जो प्रतिमा मिलती है, यह शिव की प्रतिमा हमें प्राप्त होती है
गुड्डीमल्लम स्तूप से। तीसरे नंबर पर है विष्णु की प्रतिमा। विष्णु की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है, विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है मल्हार से। और चौथे नंबर पर है ब्रह्मा की प्रतिमा। ब्रह्मा की जो प्रतिमा मिली है, यह मिली है मथुरा से। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 4। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सूर्य की प्राचीनतम प्रतिमा भरूच से, शिव की गुड्डीमल, गजलक्ष्मी की भरूच से, ब्रह्मा की मथुरा व विष्णु की प्रतिमा मल्हार छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा कला की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी है जो मथुरा कला की विशेषता नहीं है? सबसे पहला है कि ये इस कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिक हुआ था। मथुरा कला के अंदर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिक हुआ था, यह बात सही है। दूसरा, इस कला में बौद्ध, जैन व ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां बनाई गई। इस कला में बौद्ध, जैन व ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां बनाई गई, यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि इस कला में यूनानी कला का मिश्रण पाया जाता है। तो वो मथुरा कला जो है पूर्णतः भारतीय कला थी, इसमें किसी भी प्रकार की यूनानी कला का मिश्रण नहीं मिलता है। यूनानी कला का जो मिश्रण मिलता है वो मिलता है गांधार शैली के अंदर, ना कि मथुरा शैली में। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, यह इसकी विशेषता नहीं है। चौथा है कि इस कला में भाव की कल्पना, विषय व अलंकरण सर्वथा भारतीय है। इस कला में भाव की कल्पना, विषय और अलंकरण जो सर्वथा भारतीय है, तो यह बात भी सही है। तो विशेषता नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन। मथुरा कला पूर्णतः भारतीय कला है। इस कला का स्वर्ण युग कनिष्क, हुइस्क व वासुदेव का राज्यकाल था। यूनानी कला का मिश्रण गांधार कला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ प्राचीन स्थानों के नाम दे रखे हैं और वह वहाँ की प्रसिद्धि दे रखी है, वो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है उरेरू। उरेरू है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उरेरू है जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। तो उरेरू सूती वस्त्र, सूती वस्त्र 3 नंबर ऑप्शन में। 1 में 3। दूसरे में बंगाल। बंगाल जो है मलमल के लिए प्रसिद्ध था। मलमल है जो बंगाल का प्रसिद्ध था। तीसरे नंबर पर है उज्जैन। उज्जैन है जो मन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और चौथा है मथुरा। मथुरा जो सटका के लिए प्रसिद्ध था। सटका 1 नंबर ऑप्शन। मथुरा जो सटका के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में जो 1। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उरेरू व अरिकामेंडू सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा सटका नामक वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल मलमल व उज्जैन मन के बनाने का प्रमुख केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है। तो यहाँ पर भी प्रसिद्ध उत्पादन के लिए यहाँ पर हीरे की खानों, महातिद और मोतिदांत जो प्रसिद्ध उत्पादन दे रखे हैं, ये कौन से स्थानों से प्राप्त हुए थे? तो सबसे पहले नंबर पर है कोयम्बटूर का पुनाटा नामक स्थान। पुनाटा जो स्थान है, पुनाटा से वैदूर्य मणि की खान प्राप्त हुई है। पुनाटा से वैदूर्य मणि की खान के अवशेष मिले हैं। दूसरे नंबर पर है कोलच्ची। कोलच्ची जो कोरकाई का क्षेत्र है, कोलच्ची, यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा संबलपुर। संबलपुर का सबराई नामक स्थान, संबलपुर का सबराई नामक स्थान है जो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा है दोसाहन या दोसाहन दसारू जो पूर्वी मालवा का क्षेत्र है, यह हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 4। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सबराई, संभलपुर, कोसा, मालवा हीरे की खान का उल्लेख टोलमी ने किया था। वर्तमान कोयम्बटूर टोलमी के अनुसार पुनाटा अंचल में वैदूर्य मणि की खान थी। दोसाहन दसारू पूर्वी मालवा से हाथी दांत का उत्पादन होता था। पांड्य राज्य स्थित कोलच्ची कोरकई मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर भी वो वस्त्रों के वो क्षेत्र दे रखे हैं कि कौन से वस्त्र किस स्थल के प्रसिद्ध वस्त्र थे। तो सबसे पहले वाराणसी। वाराणसी वाराणसी जो रेशम के लिए प्रसिद्ध था। दूसरे नंबर पर है गांधार। गांधार है जो लाल रंग के कम्बलों के लिए प्रसिद्ध था। तीसरे नंबर पर है पंजाब। पंजाब है जो ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। और मदुरई। मदुरई जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध के केंद्र था। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 1। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। वाराणसी रेशम, उत्कृष्ट मसलिन तथा चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध था। गांधार लाल रंग के कमल, पंजाब ऊनी वस्त्रों के लिए तथा मदुरई सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का जो चयन कीजिए। सबसे पहला है कि पाणिनि व पतंजलि ने शूद्रों को निर्वसित व अनिर्वसित शूद्रों में बांटा। पाणिनि व पतंजलि ने शूद्रों को निर्वसित व अनिर्वसित शूद्रों में बांटा, यह बात सही है। पतंजलि ने यवनों व शकों को निर्वसित शूद्र कहा, तो यह बात गलत है। पतंजलि ने यवनों व शकों को निर्वसित नहीं बल्कि अनिर्वसित शूद्र कहा था, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा है कि मनुस्मृति में शूद्रों को व्रात्य क्षत्रिय कहा गया। मनुस्मृति के अंदर शूद्रों का जो व्रात्य क्षत्रिय कहा था, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि ब्राह्मण माता व वैश्य पिता से उत्पन्न संतान अम्बष्ट कहलाई, तो यह बात भी गलत है, क्योंकि ब्राह्मण माता और वैश्य पिता से जो उत्पन्न संतान थी उसे चांडाल कहा जाता था, उसे चांडाल कहा गया, ना कि अम्बष्ट। अम्बष्ट जो है, जो ब्राह्मण पुरुष व वैश्य माता से उत्पन्न संतान को जो अम्बष्ट कहा था, तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। तो इसमें सत्य कथन बताने 1 और 3, 4 नंबर ऑप्शन। पतंजलि ने यवनों व शकों को अनिर्वसित शूद्र कहा। ब्राह्मण पुरुष व वैश्य माता से उत्पन्न संतान अनुलोम विवाह अम्बष्ट कहलाई, तथा प्रतिलोम विवाह जिसमें ब्राह्मण माता व पिता शूद्र था से उत्पन्न संतान चांडाल कहलाई। पाणिनि व पतंजलि ने शूद्रों के 2 प्रकार बताए। निर्वसित शूद्र, नगर से बाहर रहने वाले शूद्र जिनके साथ सामाजिक संपर्क वैध नहीं था। दूसरे अनिर्वसित शूद्र, नगर की सीमा में रहने वाले शूद्र जिनके साथ सामाजिक संपर्क वैध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से जो सत्य कथनों का चयन करना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से बताने कौन कौन से कथन है जो सही है। सबसे पहला है कि अरिकामेडू पेडोक अरिकामेडू से मौर्योत्तरकालीन रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। अरिकामेडू से मौर्योत्तरकालीन रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले, यह बात सही है। दूसरा, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, यह बात भी सत्य है। तीसरा, अरिकामेडू तथा पेंडा बाकुंड में रोमन सम्राट ऑगस्ट के स्वर्ण सिक्के मिले हैं। अरिकामेडू व पेंडा बाकुंड से रोमन सम्राट अगस्त के स्वर्ण सिक्के मिले हैं, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि अवदान शतक में कुषाण कालीन व्यापार की जानकारी प्राप्त हुई है। अवदान शतक में कुषाण कालीन व्यापार की जानकारी प्राप्त हुई है, तो यह बात भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। 1, 2, 3, 4 1 नंबर ऑप्शन। अरिकामेडू पेडोक से मौर्योत्तरकालीन रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में 24 बंदरगाहों का उल्लेख है। अरिकामेडू तथा पेंडा बाकुंड में रोमन सम्राट ऑगस्ट के स्वर्ण सिक्के मिले हैं। अवदान शतक में कुषाण कालीन व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारियों को भूमिदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति थी। अधिकारियों को भूमिदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति कौन सी थी, तो यह थी हर्षचरित। 3 नंबर ऑप्शन। अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दिए जाने का उल्लेख करने वाली प्रथम कृति बाणभट्ट की हर्षचरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कनिष्क के समय के कुछ महाक्षत्रपों के नाम दे रखे हैं, तो उनका हमें बताना है, उल्लेख सुमेलन करना है। सबसे पहले मथुरा, 1 नंबर है मथुरा। मथुरा का जो महाक्षत्रप था यह कौन था, तो यह था खरपलान। मथुरा का महाक्षत्रप जो था यह खरपलान था। ये सारे कनिष्क के समय के महाक्षत्रप है। दूसरे नंबर पर है वाराणसी। वाराणसी का महाक्षत्रप लल था। तीसरे नंबर पर है पश्चिमी सीमा प्रांत। पश्चिमी सीमा प्रांत का जो महाक्षत्रप था वह था वनस्पर। और चौथे नंबर पर है कनिष्क। यहाँ पर कनिष्क की एक राजधानी दे रखी है पुरुषपुर। पुरुषपुर है जो यह कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी यह थी पुरुषपुर। उसके पश्चात कनिष्क ने मथुरा को राजधानी बनाया था। तो कनिष्क की प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर। तो डी में जो 2 नंबर होगा। तो 1 में 4, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 2, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 2 नंबर ऑप्शन। सारनाथ अभिलेख के अनुसार कनिष्क के काल में मथुरा का महाक्षत्रप खरपलान, वाराणसी का महाक्षत्रप वनस्पर तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का लल तथा या लायक था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी जो मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग कला के संबंध में कौन सा
तथ्य सही नहीं है। शुंग कला के संबंध में कौन सा तथ्य जो सही नहीं है? इसमें जातक कथाओं का अंकन है। शुंग कला में जातक कथाओं का अंकन है, ये सत्य है। इसमें लोक धर्मों के चित्र अंकन है, यह भी सत्य है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है, यह बात भी सत्य है। इस कला में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन हुआ, तो शुंग कला में जो बुद्ध का मनुष्य रूप में कहीं अंकन नहीं हुआ। बुद्ध का जो मनुष्य रूप में अंकन हुआ था वह हुआ था कुषाण कला में, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत है। शुंग कला बुद्ध का शुंग कला में बुद्ध का अंकन प्रतीकों के रूप में हुआ। शुंग काल में बरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें जातक कथाओं का अंकन, लोक धर्म से संबंधित चित्रों का अंकन, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं, जबकि बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर या पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण निम्न में से किसने किया था? पुरुषपुर या जो पेशावर नामक स्थान है, यहाँ पर कनिष्क चैत्य का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था अंगिलस ने, 1 नंबर ऑप्शन। कनिष्क चैत्य पेशावर के निकट सहा की डेयरी के एक विशाल संघाराम विहार में बना था, जिसकी पहचान अल-बरूनी ने कनिष्क चैत्य के रूप में की। इसका निर्माण वास्तुकार अंगिलस नामक यवन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहां से कहां तक की समुद्री यात्रा का उल्लेख करती है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है जो कहां से कहां तक की समुद्री यात्रा का उल्लेख करती है, तो यह लाल सागर से भारत तक की समुद्री यात्रा का उल्लेख करती है। इस पुस्तक में लाल सागर तथा फारस की खाड़ी को एरिथ्रियन सी कहा गया, जो मिस्र, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अरब तथा भारत के व्यापार का उल्लेख करती है। इसकी मूल पांडुलिपि हिंडेलबर्ग में सुरक्षित है। 24 बंदरगाहों का इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है, यहाँ पर जो विद्वानों के नाम दे रखे हैं और उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो सबसे पहले नंबर पर है कालिदास। कालिदास जो नाटककार थे। दूसरे नंबर पर है चरक। चरक का संबंध जो चिकित्सा से था, चरक एक चिकित्सक थे। तीसरे नंबर पर है भास्कर। भास्कर का संबंध गणित से था, गणितज्ञ थे। और वराहमिहिर जो ज्योतिष थे, तो वराहमिहिर का संबंध जो ज्योतिष से था। तो 1 में 1, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 3। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेख अनुसार शक सातवाहन काल में अक्षय निधि पर ब्याज दर कितनी थी? नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेख के अनुसार शक सातवाहन काल में अक्षय निधि पर ब्याज दर कितनी थी? तो यह थी 9 से 12%। 9 से 12% जो इसके अक्षय सातवाहन काल में अक्षय निधि की ब्याज दर थी। नहपान के नासिक अभिलेख में बुनकरों की श्रेणियों को दिए गए ऋण पर 9% से 12% की अक्षय निधि की ब्याज दर की जानकारी मिलती है। यह एकमात्र अभिलेख के साक्ष्य है जिसमें किए गए पूंजी निवेशों में से ब्याज दर का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन देवलोक की अप्सराओं को बरहुत स्तूप में नाम सहित उत्कीर्ण किया गया? निम्न में से किन देवलोक की अप्सराओं को बरहुत स्तूप में नाम सहित उत्कीर्ण किया गया? तो इसमें किया गया अलुसुम्बा को, मिस्र केसी को, सुभद्रा को और सुदर्शना को। इन चारों ही देवलोक की अप्सराओं को जो बरहुत स्तूप में नाम सहित उत्कीर्ण किया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रसेनजित स्तंभ पर देवताओं के मुद्रित समाज का शिलाजटित रूप प्राप्त होता है। अलसुम्बा, मिस्र केसी, सुभद्रा, सुदर्शना, पद्मावती नामक 4 अप्सराओं के नाम सहित उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है। कुछ विद्वानों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके ग्रंथों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले हाल ने क्या लिखा था? हाल का ग्रंथ कौन सा है? तो हाल का ग्रंथ है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती है जो हाल का ग्रंथ है। दूसरे नंबर पर पंतजलि। पंतजलि का महाभाष्य लिखा था। तीसरे नंबर पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। और चौथे नंबर पर है वात्सायन ने जो कामसूत्र लिखा था। एक नंबर में कामसूत्र। तो वात्सायन ने जो कामसूत्र लिखा था। तो 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 1। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में किन 2 बाजारों का, जो दक्षिण भारत के थे, किन 2 बाजारों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है प्रतिष्ठान और तगर नामक बाजारों का। 1 नंबर ऑप्शन।
पेरिप्लस में दक्षिणी भारत में संगमकालीन दो महत्वपूर्ण बाजारों का उल्लेख किया गया है। इनमें दक्षिणी भारत के प्रतिष्ठान व तगर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। मिलान करना है यहाँ पर कुछ अवशेषों के स्तूपों के नाम या कुछ मूर्तियों के नाम दे रखे हैं और वो कौन सी शैली में बने हुए हैं। तो सबसे पहला सिर विहीन कंबंध मूर्ति। सिर विहीन कंबंध मूर्ति है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है माट से। दूसरे नंबर पर है अर्धचंद्राकार स्तूप। अर्धचंद्राकार स्तूप कहाँ से मिला है? तो यह मिला है सिरकप से। तीसरा नंबर पर है स्तरित प्रस्तर। स्तरित प्रस्तर कहाँ का है? तो यह गांधार शैली में निर्मित है। और चौथा है चित्तीदार लाल पत्थर। चित्तीदार लाल पत्थर कौन सी शैली का है? तो चित्तीदार लाल पत्थर जो विशेषता यह है मथुरा शैली की। तो एक में तीन, दो में चार, तीन में दो और चार में एक। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कनिष्क की सिरविहीन या कंबंध मूर्ति माट मथुरा से, सिरकप तक्षशिला से बड़ा अर्धचंद्राकार स्तूप प्राप्त हुआ है। लाल पत्थर से बुद्ध की प्रतिमा मथुरा कला शैली में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य कथन बताइए। पहला कि हरिप्रसाद शास्त्री ने शुंगों को पारसिक बताया। हरिप्रसाद शास्त्री ने शुंगों को पारसिक बताया, यह सही है। दूसरा, दिव्यवदान में शुंगों को निम्न जाति या अनार्य बताया। दिव्यवदान में जो शुंगों को निम्न जाति व अनार्य बताया, यह बात गलत है, क्योंकि दिव्यवदान के अंदर शुंगों को जो क्षत्रिय बताया था, मौर्य वंशीय क्षत्रिय कहा गया था शुंगों को। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, कालिदास ने अग्निमित्र को बैंबिक वंश का बताया। कालिदास ने अग्निमित्र को जो बैंबिक वंश का बताया, यह बात भी सही है। चौथा, कि वृद्धारण्य के उपनिषद में सोंगी पुत्र आचार्य का उल्लेख मिलता है, यह बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन बताना था। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। बाण भट्ट के हर्षचरित में शुंगों का अनार्य व निम्न जाति को बताया गया। बाण भट्ट के हर्षचरित में बताया था शुंगों को अनार्य व निम्न जाति का। दिव्यवदान में शुंगों का जो मौर्य वंशीय क्षत्रिय बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण शासक युची जाति की किस शाखा से संबंधित है? कुषाण शासक जो युची जाति की कौन सी शाखा से संबंधित है? तो वह थे चाउआंग। चाउआंग शाखा से संबंधित थे। कुषाणों को युची तोखरी कहा जाता है। इनका उद्भव मध्य एशिया में हुआ। आगे चलकर यह 5 भागों में बंट गए। भारत में कोई चाउआंग या सुआंग शाखा ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ सिक्कों पर अंकित जो नाम मिले हैं वह कौन से शासकों के हैं? बुद्ध के जो नाम मिले हैं या तो कौन से जगह से मिले हैं? सबसे पहला साको मानो बुद्ध। साको मानो बुद्ध अंकित जो यह सिक्का था, यह एक तांबे का सिक्का था, ताम्र सिक्का था, जिस पर साको मानो बुद्ध नाम अंकित था। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह किस काल का है? तो यह कनिष्क का। दूसरा है कार्तिकेय व हरिहर। कार्तिकेय व हरिहर अंकन का जो सिक्का मिला है, यह किसका है? तो यह हुइस का। तीसरा है शिष्य के सिक्के। शिष्य के सिक्के किसने जारी किए थे? तो शिष्य के जो सिक्के जारी किए थे, यह किए थे स्टेटो द्वितीय ने। और लेख युक्त सिक्के जो सबसे पहले जो जारी किए थे, लेख युक्त सिक्के, यह सबसे पहले लेख युक्त सिक्के जारी किए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में जो 1। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 3 नंबर ऑप्शन। साको मानो बुद्ध अंकित ताम्र सिक्के कनिष्क प्रथम ने जारी किए थे। स्कंद, शिव, विष्णु, कार्तिकेय, हरिहर व उमा की आकृतियों का अंकन हुइस्क के सिक्कों पर अंकित है। स्टेटो द्वितीय ने शिष्य के सिक्के जारी किए। लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं जो हमें मिलान करने हैं। सबसे पहले मातृचैट। मातृचैट का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो मातृचैट का ग्रंथ है अर्धशतकम। अर्धशतकम में जो मातृचैट का ग्रंथ है। दूसरे नंबर पर नागार्जुन। नागार्जुन का ग्रंथ कौन सा है? तो नागार्जुन का इसमें ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता जो नागार्जुन का ग्रंथ है। तीसरे नंबर पर है वसुमित्र। वसुमित्र का ग्रंथ कौन सा है? तो वसुमित्र का ग्रंथ है विभाषा शास्त्र। और सेंट थॉमस है। सेंट थॉमस का जो मेलापुर से संबंध है, सेंट थॉमस के मेलापुर के अंदर मृत्यु हुई थी। सेंट थॉमस के मेलापुर में मृत्यु हुई थी, तो मेलापुर जो स्थान है यह सेंट थॉमस से संबंधित है। तो 1 में 4, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 2। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, मातृचेट व संरक्षक तथा चरक जैसे विद्वान थे। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र, नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता व मातृचेट ने अर्धशतकम नामक ग्रंथ लिखा था। संत थॉमस की मृत्यु मेलापुर, जो मद्रास का स्थान है, यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ उपाधियां दे रखी है, जो उपाधियां ये सुमेलित करनी है। सबसे पहला है कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम की उपाधि क्या थी? तो कनिष्क प्रथम की जो इसमें उपाधि दे रखी है, वह कनिष्क प्रथम की इसमें उपाधि थी देवपुत्र। जो देवपुत्र उपाधि है, यह कनिष्क प्रथम की उपाधि थी। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर है कनिष्क द्वितीय। कनिष्क द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? तो कनिष्क द्वितीय की इसमें उपाधि थी, कनिष्क द्वितीय की उपाधि थी सीजर। सीजर जो है कनिष्क द्वितीय की उपाधि थी। तीसरे नंबर पर है गोडोफनीज। गोडोफनीज की जो इसमें उपाधि थी, वह थी देवव्रत। और चौथे नंबर पर है कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस की जो उपाधि थी, वह थी धर्मथित। धर्मथित जो कुजुल कडफिसेस की उपाधि थी। तो एक में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कनिष्क प्रथम ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। कनिष्क द्वितीय ने सीजर व केसर की उपाधि धारण की। गोडोफनीज ने देवव्रत की उपाधि व कुजुल कडफिसेस ने धर्मतीत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में संवंतों का सही कालक्रम क्या है? भारत में संवंतों का सही कालक्रम क्या है? तो इनमें सबसे पहले आएगा विक्रम संवत, जो 57 ईसा पूर्व का है। उसके पश्चात शक संवत, जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। गुप्त संवत, जो 319 ईस्वी में शुरू हुआ था। और हर्ष संवत, जो 606 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। विक्रम संवत, जिसे कृत संवत या मालव संवत भी कहा जाता है, जो 57-58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। शक संवत यह राष्ट्रीय संवत है, जो 78 ईस्वी में कनिष्क के राज्यारोहण से प्रारंभ होता है। तीसरे नंबर पर है गुप्त संवत, या जिसे वल्लभी संवत भी कहा गया। यह 319 बीसी ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। और चौथा है हर्ष संवत, जो 606 ईस्वी में हर्ष के राज्यारोहण के समय शुरू किया गया था। तो यह था एंशिएंट हिस्ट्री का चौथा टेस्ट। इसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री के जो चारों टॉपिक वाइज टेस्ट थे, ये सारे कंप्लीट हो गए। इनके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। कल का जो टेस्ट होगा वो एक मेजर टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर 150 प्रश्न होंगे। तो कल का टेस्ट आप सभी अवश्य देना। कल के टेस्ट में 150 प्रश्न होंगे, जो एक मेजर टेस्ट होगा। इसके साथ ही कल के टेस्ट के साथ ही प्राचीन भारत के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके पश्चात होंगे मध्यकालीन भारत के शुरू, जो हम आगे जैसे होंगे। अभी तक जो 5 टेस्ट ही हो रखे हैं, तो कल के टेस्ट के साथ ही 5 टेस्ट पूरे हो जाएंगे। फिर जैसे ही आगे के टेस्ट और होंगे, तो उनके सॉल्यूशन भी करवा दिए जाएंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।